आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हाउ कैन वी सेपरेट मिक्सचर ऑफ टू मिक्सिबल लिक्विड्स। ओके, सो मिक्सिबल लिक्विड्स ऑलरेडी उसने डिस्कस किया था कि इज द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। ठीक है, लास्ट क्लास वाला याद है ना, इसमें द सब टेक्निक्स दैट वर डिस्कस्ड। आउट ऑफ दोस वो क्रोमेटोग्राफी के बाद नहीं लिखा है ना, ठीक है, फिर से आज नया से स्टार्ट करना। सो द विच टेक्निक होगा, ये कौन सा वाला टेक्निक होगा, लास्ट वाला था तुम्हारा फिफ्थ टेक्निक। ओके, सो now we will study techniques for separating components of, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, नंबर 5, नंबर कौन सा वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 टाइप ऑफ टेक्निक। ओके, ठीक है। So techniques for separating components from mixtures, this is the sixth technique that is called distillation। ओके, समझ में आ रहा है। सो डिस्टिलेशन कब यूज करते हैं, इट इज यूज्ड to separate components of a mixture formed by mixing to miscible spelling किया ना, हाँ, miscible liquids। ओके, which have a significant difference in their boiling points। ओके, सबको समझ में आया। हाँ। यस सर। काबिक, ऋषिकेश। हाँ सर। सो यस सर। ये ऑलरेडी हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जो जब कभी मिक्सिबल लिक्विड्स क्या होता है, मिक्सिबल लिक्विड्स वो लिक्विड्स होता है जो आपस में एकदम घुल मिल जाते हैं, मतलब once they are mixed together you cannot distinguish one liquid from the other। ओके, मतलब उन लोग का पार्टी मॉलिक्यूल्स का साइज भी सेम होता है, कलर भी सेम होता है, इसका कारण क्या होता है, यू कैनॉट डिस्टिंग्विश देम इजीली। ओके, सो फॉर एग्जांपल हम लोगों ने क्या देखा था, एसीटोन एंड वाटर का जो एग्जांपल देखा था, है कि नहीं। एसीटोन का जो वाटर, एसीटोन प्लस वाटर का जो एसीटोन प्लस वाटर का जो एग्जांपल था, दैट वाज एन एग्जांपल ऑफ मिक्सिबल लिक्विड्स। ओके, तो दिस आल्सो मिक्सिबल लिक्विड, दिस आल्सो मिक्सिबल लिक्विड। ठीक है, तो आपस में मिल जाता है, बट दे हैव ए सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट। तो दिस इज अराउंड 52 डिग्रीज होगा। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 52 डिग्री सेल्सियस, और वाटर का होता है तो हमको सबको पता है 100 डिग्री सेल्सियस, है कि नहीं। So this is the mixture। okay, this is the mixture containing of acetone plus water। okay, समझ में आया। सबको समझ में आया। हाँ सर। ऋषिकेश। यस सर। यस सर। सो अभी इन दोनों को सेपरेट कैसे करेंगे, सेपरेशन का एक टेक्निक है कि डिस्टिलेशन टेक्निक। उसका डिस्टिलेशन में क्या होता है, डिस्टिलेशन यूज करके हम लोग एसीटोन और वाटर को सेपरेट कर सकते हैं। कैसे, डिस्टिलेशन का फर्स्ट जो प्रोसेस होता है, डिस्टिलेशन का फर्स्ट प्रोसेस क्या होगा, टू बॉईल द मिक्सचर
ये फर्स्ट स्टेप बोल सकते हैं। टू बॉईल द मिक्सचर, slightly above 52 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो इससे क्या होगा, what will happen because of this, what will happen because of the first step, the acetone will evaporate, है कि नहीं? या फिर हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एसीटोन विल वेपराइज, समझ में? बट द वाटर विल नॉट, है कि नहीं? समझ में आया ये चीज? इज एवरीवन क्लियर? फर्स्ट स्टेप। हाँ सर। यस सर। नवदीप, एनी डाउट्स? नो सर। नाउ व्हाट विल हैपन टू द सेकंड स्टेप? अभी देखो, सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, pass the vaporized vapors of acetone through a, so क्या बोलते थे, वाटर बात बोलते थे, वाटर कंडेंसर, so through a water condenser. Okay, so once it passes through water condenser, or pass the vapors of acetone through the water condenser to obtain the acetone in liquid form. Okay, what is the original form? Liquid form, liquid state में है. Okay, समझ में? What is the third step? Obviously third step ही नहीं बोल सकते, इसका resultant step बोल सकते हैं. We get pure water in the original container नहीं, तुम उसको क्या बोल सकते हो, बीकर बोल सकते हो, ओरिजिनल बीकर एंड प्योर एसीटोन इन अनदर। समझ में आया? हाँ सर। Anyone having any doubts? So this is how the distillation नो of सर, the अभी above तक तो नहीं। distillation of the above mixture can be done in these three steps. Okay, clear हुआ? So this is quite simpler. Distillation is a simpler process. जब दो या तीन, मैक्सिमम तीन हो सकते हैं, तीन प्रिंसिपल लिक्विड से आपस में मिल गए और उन लिक्विड्स के बीच में there is a huge gap, huge difference between the boiling points. Okay, जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है, एसिड का 52 डिग्री है, तो ऑलमोस्ट हमारा बोल सकते हो 48 डिग्री सेल्सियस का एक डिफरेंस है, तो इट्स क्वाइट लार्ज. ओके, सो दैट can be taken into account and that can be used to separate those two liquids. Okay, समझ में आया? हाँ. So this is nothing but how distillation happens. Now we have another one. मतलब अभी सोचो, यहाँ पे जो 42 डिग्री 48 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस था दोनों लिक्विड्स के बीच में, सपोज द मिक्सचर कंटेन्स 2 or more miscible liquids in which the mixture is मतलब तो कंटेनिंग 2 or more liquids, और उन लिक्विड्स के जो बीच में जो डिफरेंस है, बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है, इतना ज्यादा नहीं है. ओके, तो अगर इतना ज्यादा नहीं है तब तो डिस्टिलेशन यूज नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं? कर पाएंगे क्या?
No, sir. ऋषिकेश कर पाएंगे? No, sir. लगता है लगता है? लगने का क्या है? मतलब सिंपल चीज है, मेरे ख्याल से नहीं। सिंपल चीज है। देखो, अगर बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस ज्यादा है तो हम लोग, जैसे 52 और 100 डिग्री है ना, सो 54 में अगर ला दे मिक्सचर को, तब क्या होगा? एसीटोन उड़ जाएगा ना, वाटर तो नहीं उड़ेगा, है कि नहीं? बिकॉज वी नो दैट बॉइलिंग इज ए बल्क फेनोमेना। बल्क फेनोमेना मतलब पूरा लिक्विड को बॉयल होना पड़ेगा, उसके बाद वेपर होना स्टार्ट करेगा, है कि नहीं? सो 52 54 जब हो जाएगा मिक्सचर, जो पिकर में जो मिक्सचर था, ये वाला जो मिक्सचर, ये वाला जो मिक्सचर है, ये मिक्सचर अगर तुम्हारा 54 डिग्रीज हो गया, तब क्या होगा? तब इसमें एसीटोन नहीं रह पाएगा, बिकॉज एसीटोन मॉलिक्यूल्स विल इवापोरेट, दे विल अटेन एनफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड फॉर देयर स्टेट चेंज। ओके, सो वो हट जाएगा, इसलिए यहाँ पे थर्मोमीटर लगा कर रखा है। ठीक है, इस अल्कोहल थर्मोमीटर से हम लोग देख सकते हैं कि कितना टेम्परेचर, मतलब वेपर्स का टेम्परेचर कितना हुआ है, या फिर बीकर का टेम्परेचर, इंटरनल टेम्परेचर कितना हुआ है। समझ में? सो ये सेपरेट कब कब कर सकते हो? एसीटोन यहाँ पे मिल जाता है, वहाँ पे प्योर वाटर रह जाता है। सो दिस सेटअप कैन ओनली बी यूज फॉर 2 or 3, maximum 3 miscible liquids having significant difference in their boiling points. But what if the difference in their boiling points are very less? मतलब दो से ज्यादा तुम्हारा मिसिबल लिक्विड्स है, उसके साथ साथ क्या हो रहा है, देयर इज ऑल्सो, क्या बोलते हैं, देयर इज ऑल्सो सम, माने देयर इज ऑल्सो वेरी स्मॉल डिफरेंस। मतलब सोचो एक का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है, एक का सोचो 95 डिग्री है या फिर 98 डिग्री है, तब क्या करोगे? तब सेपरेट कैसे करोगे? और एक सोल्यूशन है, और एक उसमें लिक्विड है, उसका सोचो 102 डिग्री सेल्सियस, तब क्या करोगे? हो सकता है ना? तो उन सबको कैसे सेपरेट करोगे? ये टेक्निक यूज नहीं कर पाओगे, है कि नहीं? बिकॉज थर्मोमीटर से थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ गया तो दो दो लिक्विड्स वेपराइज हो सकते हैं, है कि नहीं? समझ में आया? हाँ। जो प्लेन डिस्टिलेशन, नॉर्मल वाला डिस्टिलेशन है, वो यूज नहीं कर पाएंगे आप। ओके, फॉर दोस टाइप ऑफ लिक्विड, दोस टाइप ऑफ मिक्सचर्स वेयर द मिक्सिबल सॉल्यूशन, द मिक्सिबल liquids that make up the mixture have very little difference in their boiling points. Okay, ऋषिकेश, नवदीप, समझ में आया? Yes, sir. सो इस केस में ऐसा टाइप का सिचुएशन में क्या करेंगे, देयर इज अनदर टेक्निक विच वी कॉल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, सो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कब यूज होता है? दिस इज नंबर 7 टेक्निक, इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ओके, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कब यूज होता है? व्हेन, हम ऐसे लिख सकते हैं, इट इज यूज्ड टू सेपरेट components of a mixture which is made up of, कौन चला गया था, so it is used to separate the components of a mixture which is made up of what? Made up of two or more miscible liquids having very little difference in their boiling points. Okay, समझ में आया? हाँ। Yes, sir. हाँ, sir. Yes, sir. ओके,
सो दिस इज हमारा थोड़ा सा अलग है, डिस्टिलेशन से थोड़ा अलग है। डिस्टिलेशन सिंपलर होता है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों कॉम्प्लिकेटेड है? क्योंकि डिफरेंस, पहला बात, वो तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट का वो जो डिफरेंस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। सो इट इज समवट डिफरेंट। ओके, सो टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ 2 or more miscible liquids for which the difference in the boiling point is less than 25 Kelvin, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लोग जो लिख सकते हो, यहाँ पे वेरी लिटिल डिफरेंस में तुम बोल सकते हो कि लेस देन 25 केल्विन। ओके, बहुत छोटा सा, मतलब 25 केल्विन कितना होगा इफ यू कन्वर्ट इट टू सेल्सियस? देखो -248.15 डिग्री का डिफरेंस अगर है, ठीक है, कितना कम डिफरेंस होने से जो चलेगा, मतलब इससे भी कम अगर डिफरेंस है तब क्या होगा? तो हम लोग नॉर्मली तो डिस्टिलेशन, तो मतलब यू कैनॉट इमेजिन डिस्टिलेशन टू बी यूज। ओके, सो डिस्टिलेशन यूज नहीं कर सकते, उसको वहाँ पे क्या यूज करते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होता है। तो फॉर एग्जाम्पल दिस प्रोसेस इज मेनली यूज फॉर सेपरेटिंग डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर, बिकॉज एयर में जो होता है ऑक्सीजन का तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट अलग है, तुम्हारा उसके बाद क्या बोलता है, तुम्हारा नाइट्रोजन का अलग है, अदर गैसेस का अलग है, वाटर वेपर का अलग है, ठीक है। सो गैसेस को हवा से हटाने के लिए, मतलब सेपरेट करने के लिए वी कैन यूज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ओके, सिमिलरली पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, तो बोला है क्रूड ऑयल इज मेड अप ऑफ मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंपोनेंट्स, याद है ना। सो इसको कहाँ पे यूज करते हैं हम लोग? हाँ अगर एग्जांपल दे वेयर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज यूज्ड टू सेपरेट gases from air to separate petrol, डीजल, उसके बाद क्या था तुम्हारा, नेचुरल गैस, पैराफिन वैक्स, केरोसिन भी बोल सकते हो, केरोसिन केरोसिन and other such products from सेपरेट नहीं बोल सकते तो एक्सट्रैक्ट, ठीक है। एक्सट्रैक्ट करना, सेपरेट करना एक ही बात। सच प्रोडक्ट्स फ्रॉम क्रूड ऑयल, समझ में आया? क्रूड ऑयल तो पता है सबको, तो जो सी बेड से जो फॉसिल फ्यूल का जो मेन चीज होता है, जो थिक ब्लैक कलर का जो ऑयल निकलता है कि नहीं, जो ड्रिल करके निकालते हैं ऑफशोर ड्रिलिंग प्लांट स्टेशन से, देखा है ना सब लोगों ने? ये समुद्र में रहता है, हाँ उसको ऑयल रिग बोला था। क्या बोलता था? ऑयल रिग। दे आर कॉल्ड ऑयल रिग्स। ओके, ऐसा होता है, देखा है ना कभी? हाँ इट्स एन ऑयल रिग। हाँ सर। तो ये क्या करता है? ड्रिल कर सकता है, ठीक है। ये जो इसका जो पिलर्स है इसके अंदर से इट कैन ड्रिल, ठीक है। इट कैन ड्रिल एंड एक्सट्रैक्ट ऑयल, ठीक है। ऑयल मतलब ऑयल इन द सेंस क्रूड ऑयल। नॉर्मल हम लोग का पेट्रोल डायरेक्टली नहीं निकलता है, वहां से जो ऑयल निकलता है वो बहुत थिक होता है, ठीक है। दैट इज एक्चुअल फॉसिल फ्यूल बोल सकते हो। उससे हम लोग को उसको प्यूरिफाई या फिर उसको सेपरेट, उसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके हम लोग क्या कर सकते हैं? वी कैन सेपरेट आउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स सच एज नैप्थलीन, उसके बाद पेट्रोल, डीजल, ठीक है। पेट्रोल और डीजल टोटली अलग अलग लिक्विड है, मतलब दे आर नॉट एट ऑल सिमिलर, बिकॉज उसका बॉइलिंग पॉइंट्स अलग है, उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अलग है। समझ में आ रहा है? समझ में आया? हाँ सर। हाँ So that is why we can say यस that. सर। So वो सब चीज के लिए क्या है कि इसको याद होता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करा जाता है, ठीक है।
बस क्रूड ऑयल देखो, क्रूड ऑयल फॉर एग्जांपल, क्रूड ऑयल मतलब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का बेस्ट एग्जांपल माना जाता है। सो क्रूड ऑयल जो है, क्रूड ऑयल तुम्हारा बहुत थिक होता है, इट्स वेरी थिक। पेट्रोल जैसा पतला होता है ना, वैसा नहीं होता। बहुत थिक है, अगर हाथ में लोगे ऐसा लगेगा जो रास्ते में जो टार लगाते हैं ना, टार, वो जो लोग तो बंगाली में बोलता है अलकातरा बोलते हैं। सो वो टार क्या होता है, रोड में पीच 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 करने के लिए यूज होता है कि नहीं? समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ तो जो पीच होता है वो पीच की तरह थिक होता है। तो उसको क्या करना पड़ता है, गर्म करना पड़ता है। उसके बाद गर्म करके उसको फ्रैक्शनलिटी कॉलम से पास करना पड़ता है, ठीक है? सो ये काम कैसे करता है देख लो एक बार। उसमें क्या होता है, उसमें डिस्टिलेशन की तरह ही है, अपर्चर ऑलमोस्ट सिमिलर है। देखना ये जो डायग्राम दिख रहा है और ये जो डायग्राम दिख रहा है ऑलमोस्ट सेम है। ये सिर्फ यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट आ गया, ये वाला पार्ट, है कि नहीं? बाकी तो पूरा सेम है कि नहीं? सेम लग रहा है ना? हाँ ये वाला डायग्राम और ये वाला डायग्राम देखो, ये डिस्टिलेशन का डायग्राम है। ये डिस्टिलेशन का के लिए जो अपर्चर है ये है, और ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में बाकी सब सेम, ये पार्ट थोड़ा अलग है। दिस इज नथिंग बट ए फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। इसको क्या बोला जाता है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। समझ में आ रहा है? तो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में होता क्या है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम किसके बीच में लगा हुआ रहता है, डिस्टिलेशन फ्लास्क के बीच में लगा रहता है और कंडेंसर के बीच में लगा रहता है। तो कोई एक चीज यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ, यहाँ पे बीकर नहीं होगा, आई कैन राइट हियर डिस्टिलेशन फ्लास्क। सो डिस्टिलेशन फ्लास्क में हम लोग को वो मिल जाएगा। तो डिस्टिलेशन फ्लास्क ये है, कंडेंसर भी, तो डिस्टिलेशन फ्लास्क ये है और कंडेंसर का पार्ट ये है। तो उन दोनों के बीच में एक कनेक्शन लगा हुआ रहता है, दैट इज मेड अप ऑफ, दैट इज कॉल्ड द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। सो फ्रैक्शनल कॉलम, तो इसलिए यहाँ पे देखो क्या क्या लिखा है, द aperture is similar to that of for simple distillation except that for that a fractionating column is fitted in between the distillation flask and the condenser। समझ में? सो इसमें क्या होता है, इसमें ग्लास बीड्स होता है। ग्लास बीड्स में तो ग्लास का दाना दाना टाइप का होता है, ठीक है? सो ग्लास के दाने से क्या होगा, ग्लास क्या करता है तुम्हारा, वेपराइजिंग मतलब वेपर निकलने का एरिया घटा देता है। इसके कारण क्या होता है, सरफेस ठंडा होने का सरफेस ज्यादा मिलता है उसको। समझ में आ रहा है? वो सरफेस पे ज्यादा टकराएगा। तो इससे क्या होगा, वो बीड्स क्या करता है, वेपर्स को ठंडा होने के लिए जगह ज्यादा देते हैं, सरफेस ज्यादा देते हैं, ठीक है? मतलब अगर नॉर्मली अगर इसकी तरह होता तो यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे कुछ नहीं है तो अंदर में क्या होता था, गर्म रहता था, है कि नहीं? ये कंटेंट, ये जो डिस्टिलेशन फ्लास्क है वो गर्म रहता था, इसलिए क्या होता था, वेपर्स डायरेक्टली हैड टू पास थ्रू देयर, थ्रू दिस पाथ, ठीक है? बट यहाँ पे नहीं चाहिए। यहाँ पे क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जब डिस्टिलेशन फ्लास्क से ऊपर चला जाएगा, ये वाला पोर्शन ठंडा है कि नहीं? और जितना ज्यादा सरफेस मिलेगा उसको, उतना ज्यादा ठंडा रहेगा वो। सो दे कैन कूल डाउन रिपीटेडली। तो दिस बीड्स, तो जो ग्लास बीड्स है, जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में जो ग्लास बीड्स रहता है, वो क्या करते हैं, यहाँ से निकला हुआ वेपर्स को ठंडा होने के लिए चांस देते हैं, ठीक है? मतलब ठंडा होता है, कंडेंस होता है, फिर नीचे से और वेपर्स आता है, ठंडा होता है, कंडेंस होता है। सो एक सर्टेन टेम्परेचर में एक ही चीज पास हो सकता है, दो से ज्यादा, एक दो या तीन चीज पास नहीं हो सकता, समझ में? मतलब तुम बोल सकते हो कि फ्रैक्शनेटिंग कॉलम टेम्परेचर रेगुलेट करने में हेल्प करता है। समझ में आ रहा है? हाँ अदर्स किसी को कोई डाउट? No, sir. कभी ग्लास बीड से क्यों यूज करते हैं? ग्लास बीड्स बेटर होता है, मतलब अगर तुम मेटल का बीड्स यूज करेगा तब क्या करेगा, वो तुम्हारा कंडक्ट कर सकता है, वहां पे तुम्हारा इलेक्ट्रिकल एक प्रॉब्लम, मतलब
इलेक्ट्रोलाइसिस भी हो सकता है वहाँ पे, मतलब इलेक्ट्रॉन शेयर हो सकते हैं उसके अंदर से। सो ऐसा कंडीशन अवॉइड करने के लिए क्या यूज करते हैं, ग्लास यूज करते हैं। ठीक है, हम लोग को क्या चाहिए, सिर्फ एक सरफेस चाहिए जहाँ पे रिपीटेडली कूलिंग हो सके। ठीक है, जैसे एक बीट से अगर दूसरा बीट पे वेपर जाएगा तो क्या होगा, वो सेकंड वाला बीट ठंडा होगा वो आगे वाले से, तो इस टेम्परेचर डिफरेंस के कारण क्या होगा, वो ठंडा भी होगा, कंडेंस भी हो जाएगा। ठीक है, रिपीटेडली होगा ये प्रोसेस। समझ में आ रहा है, मतलब यहाँ से जो वेपर पास होगा दैट मीन्स दैट वेपर इज ऑफ ए सिंगल बॉइलिंग पॉइंट। ओके, मतलब अगर दो तीन लिक्विड का वेपर भी डिस्टिलेशन फ्लास्क से ऊपर में चला जा रहा है, सो यहाँ से पर एक ही निकल पाएगा एट अ टाइम। समझ में आ रहा है, सो द नंबर ऑफ बीट्स, द अमाउंट ऑफ बीट्स कैन मेंटेन दैट लेवल ऑफ टेम्परेचर। समझ में आ रहा है, हाँ जो डिस्टिलेशन फ्लास्क में डायरेक्टली पॉसिबल नहीं होता। ऋषिकेश, नवोदीप, समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। सो जितना ज्यादा ग्लास बीट्स डालोगे तुम यहाँ पे, उतना ज्यादा टेम्परेचर रेगुलेट होगा। ठीक है, सो सोचो यहाँ से तुम एक ही टाइप का तुम्हारा लिक्विड निकालना चाहते हो, तो तुम क्या करोगे, you have to maintain the temperature of the fractionating column by adding और subtracting number of beads। ओके, ग्लास बीट्स अगर ऐड करोगे तो ज़्यादा ठंडा होगा, अगर कम ऐड करोगे तो कम ठंडा होगा। तो उसके बेसिस पे तुमको एक सर्टेन टाइप ऑफ लिक्विड मिलेगा, मिक्सिबल लिक्विड। बाकी बाकी सब लिक्विड्स यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा, मतलब इस ट्यूब में नहीं आ पाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ तो वही, हाँ सर। सो ये बीट्स इजीली अवेलेबल रहता है, ये हम लोग का, मैंने ये एक्चुअल एक्सपेरिमेंट मैंने किया है लैब में। सो जो ग्लास बीट्स होता है वो छोटा, वो जो मार्बल्स देखा ना, मार्बल्स, हाँ हाँ मार्बल्स की तरह होता है, सेम साइज का होता है। सो यू कैन ऐड और यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज द नंबर ऑफ मार्बल्स इन द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। ठीक है, जैसे हम लोगों ने क्या लिया था, देयर वे 3 लिक्विड्स। ओके, सो तुम्हारा उनका टेम्परेचर था ऑलमोस्ट, तुम्हारा एक का था 75 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट, एक का था 80 डिग्रीज और एक का था तुम्हारा अराउंड 90 डिग्रीज। ओके, तो दे आर वेरी वेरी क्लोज। तो उनको हम लोग सेपरेट कर पाए यूजिंग दिस टेक्निक, बट नॉर्मल डिस्टिलेशन तो नहीं हो पा रहा, क्योंकि टेम्परेचर इतना भी तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। टेम्परेचर थोड़ा सा हीट बढ़ाने से ही बढ़ जाता है। ओके, और टेम्परेचर थर्मोमीटर तक आते आते वेपर होना ऑलरेडी स्टार्ट हो जाता है, दैट इज नॉट इजीली पॉसिबल। ठीक है, ऑल्दो तुम बोल सकते हो कि हाँ 75, 80, 90 ये सब में बहुत डिफरेंस है, बट नॉर्मल जो ये जो नीचे का जो तुम्हारा बर्नर का जो हीट है वो रेगुलेट करते करते ऑलरेडी वेपर स्टार्ट हो जाता है, तो ऑटोमेटिक टेम्परेचर बढ़ जाता है उतना लेवल तक, तो इसलिए इतना पॉसिबल ईजी नहीं होता है। तो उसके कारण हम लोग को फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यूज करना पड़ा। समझ में आया? हाँ तो ऐसा क्लियर ग्लास का यस मार्बल, सर। क्लियर ग्लास का मार्बल्स टाइप रहता है वहाँ पे, उतना भारी भी नहीं होता है, हल्का हल्का होता है ग्लास का। सो दे कैन बी यूज्ड। ओके, दिस आर ग्लास बीट्स। सो वो बीट्स क्या करता है, जब बीच में गैप होता है ना, तो बीच से जब जाता है क्या होता है, और ठंडा ठंडा जो हमारा जो बीट्स होता है उसको टच करता है, दैट कूल्स डाउन द वेपर्स। ओके, सो यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे सिर्फ एक ही टाइप का वेपर आता है, अल्टीमेट एक ही लिक्विड का वेपर आता है, बाकी सबका नहीं आता। ओके, तुम और ज्यादा बीट ऐड करोगे तो जो अभी आ रहा था वो नहीं आएगा, तो कोई दूसरा वाला लिक्विड का है। समझ में आया? हाँ सबको समझ Yes, में sir. आया? काव्यिक, यस नवोदीप, सर। नवोदीप समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, सो दैट वाज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अभी समझ में आया? तो वो तुम्हारा अगर तो समझा ही रहा हो, अच्छा से समझा रहा हूँ। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मिलेगा सर तुमको। ये बुक में नीचे वाला डायग्राम क्या एग्जाम में आ सकता है? हाँ हाँ, ये अपर्चर से ये होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, सी दिस डायग्राम, ये वाला डायग्राम देखो, दिस इज ए फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। ओके, तो ये गर्म किया जाता है, तो यहाँ पे क्रूड ऑयल पास किया जाता है, क्रूड ऑयल को पहले गर्म किया जाता है यहाँ पे इस चेम्बर में। ठीक है, समझ में आ रहा है?
सो क्रूड ऑयल में जो जो मिक्सचर्स होता है बहुत अलग अलग टाइप का होता है। तो पहला जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, यहाँ से वेपर्स बाहर निकल सकता है थोड़ा सा, ठीक है। सो इसका टेम्परेचर अलग है, इसका टेम्परेचर अलग है, इस लेवल का टेम्परेचर अलग है, हर एक लेवल का टेम्परेचर अलग अलग। सो एकदम नीचे में क्या होगा, मॉलिक्यूल्स बड़ा होगा, ठीक है, बड़ा होने से सॉलिड टाइप का रहेगा, तो यू विल गेट फ्यूल ऑयल। फ्यूल ऑयल मतलब शिप में या फिर एरोप्लेन में जो यूज होता है, वो एरोप्लेन में शिप में जो यूज होता है, बहुत हैवी ऑयल चाहिए उन लोगों को, तो वो यूज होता है, ठीक है। लुब्रिकेटिंग ऑयल जो होता है ना, वो ग्रीस ब्रीज वैसा टाइप का, वो निकलता है 300 to 370 डिग्री, इस कॉलम में मिलता है। समझ में आ रहा है? उसके बाद ये जो कॉलम है, यहाँ से डीजल निकलता है। डीजल का टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर में एक्सट्रैक्ट होता है, 250 to 350। दिख रहा है ना, ऊपर में जितना जाओगे ठंडा है। यहाँ पे भी सेम ही हो रहा था, हम लोग का ये जो डायग्राम है यहाँ पे भी सेम हो रहा था। यहाँ से जब ऊपर में जाओगे तुम्हारा टेम्परेचर ठंडा होता रहेगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ बीट्स जितना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा वेपर जाएगा, उतना ज्यादा ठंडा होगा। समझ में आ रहा है? हाँ द सेम कॉन्सेप्ट, एक ही कॉन्सेप्ट है। सिमिलरली कमिंग टू दिस वन, केरोसिन निकलता है 320 175 टू 325 से। सो ये जो लेवल्स है ना, हम लोग का जो सेटअप है, वहाँ पे तुम उसको बता सकते हो कि ये ग्लास बीट्स है। नीचे में जितना ग्लास बीट्स ज्यादा ज्यादा होगा, उतना लेवल ज्यादा होगा, उतना ज्यादा ठंडा हो पाएगा। ओके, सो डीजल 250 350 सेल्सियस में निकलता है, केरोसिन निकलता है 175 टू 325 में। वो पैराफिन के काम में आता है, तुम्हारा जेट फ्यूल के काम में आता है। जेट फ्यूल में पेट्रोल नहीं डलता है, केरोसिन डलता है। एक्चुअली केरोसिन का वो अलग फॉर्म होता है, बहुत प्योर फॉर्म होता है, वो नॉर्मल वाला हम लोग जो घर में यूज करते थे वो वाला केरोसिन नहीं, प्लेन में यूज कर उसको जेट फ्यूल बोलते हैं, ठीक है। सो वो एकदम पैराफिन बोलते हैं, दैट इज क्वाइट वेरी प्योर फॉर्म ऑफ केरोसिन। ओके, उसके बाद नेफ्था निकलता है, नेफ्थलीन जो होता है। उसके बाद पेट्रोल, मतलब पेट्रोल क्यों महंगा है, देखो पेट्रोल को बनाने के लिए ज्यादा एफर्ट चाहिए। समझ में आ रहा है ना? सो ज्यादा ठंडा करना पड़ता है, इसलिए ज्यादा मैकेनिकल प्रोसेस चाहिए। तो दैट इज वाई बोल सकते हो कि पेट्रोल इज कॉस्टलियर देन डीजल। समझ में आ रहा है? और एक रीजन है पेट्रोल हाँ वाइडली ज्यादा यूज होता है, बिकॉज तुम्हारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट या फिर तुम्हारा पब्लिक का पर्सनल व्हीकल्स, काउंट उन लोग का काउंट ज्यादा है ना, तो इसलिए क्या होता है, उसका रेवेन्यू बढ़ाने के लिए उसका दाम भी बढ़ा देते हैं। तो दैट इज अनदर थिंग, बट उसके लिए ज्यादा मतलब टाइम चाहिए होता है पेट्रोल निकालने में। गेटिंग डीजल इज मतलब लेस टाइम कंज्यूमिंग, ऑब्टेनिंग पेट्रोल इज मोर टाइम कंज्यूमिंग। तो यहाँ पे तुम हर वक्त देखना, यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस दिया हुआ है, 400 to 205 डिग्री सेल्सियस में पेट्रोल निकाल सकते हो, सो गैसोलीन भी बोलते हैं। नैप्था निकाल सकते हो 60 to 100 डिग्री सेल्सियस में। इसके बाद पेट्रोल के बाद अगर जो टेम्परेचर है, मतलब 40 डिग्री से नीचे अगर आ गया, तब उतना अगर ठंडा हो गया, तब क्या होगा, यू विल गेट रिफाइनरी गैस। रिफाइनरी गैस मतलब जो नेचुरल गैस, सीएनजी गैस, ये सब होता है, वो वहां से निकलता है। और जो लास्ट में जो रह जाता है ना, ये फिल्टर, मतलब जो फ्यूल की तरह काम नहीं कर पाता है, मतलब यू कैन नॉट यूज इट एज अ फ्यूल, तो वो लिक्विड क्या यूज करता है, बिटुमेन निकलता है। क्या बोलते हैं उसको, बिटुमेन। बिटुमेन इज यूज फॉर प्रोड्यूसिंग टार। टार जो बोला ना, रास्ते में लगाता है पीच करने के लिए, वो। तो दैट इज नथिंग बट अ रेसिडुअल प्रोडक्ट ऑफ क्रूड ऑयल। समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ Yes, sir. So could you relate this concept, this fractional distillation as this diagram, मतलब ये सेटअप को उसके साथ रिलेट कर पाए? यहाँ पे जो अलग अलग लेवल्स था, that is similar to the amount of beads in the fractionating column. क्लियर? तो जितना ऊपर तक तुम्हारा बीड्स रहेगा, उतना ज्यादा ठंडा होगा, ऑटोमेटिकली वो वाला लिक्विड तुमको मिलेगा, जिसका वेपर वहां तक पहुंचने तक तुम कंडेंस होगा। समझ में आ रहा है? हाँ सो दैट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो बोला ही ऑलरेडी ये चीज। अभी हम लोग पढ़ेंगे हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। जो हम लोगों ने बोला कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से गैसेस भी निकाल सकते हैं कि नहीं, ये जो बोला था, यहाँ हमने लिखा था ना, हम लोगों ने क्या लिखा था, टू सेपरेट गैसेस फ्रॉम एयर। सो हाउ कैन वी सेपरेट गैसेस फ्रॉम एयर?
बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। देखो एयर इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, क्यों होमोजेनियस है? इसलिए तुम लोग एयर को क्या कभी लगता है क्या एयर में इतना बड़ा बड़ा कोई मॉलिक्यूल्स घूम रहा है, अलग अलग कलर का मतलब चीज घूम रहा है एयर में, ऐसा दिखता है क्या? एयर इज ट्रांसपेरेंट, यस और नो? Yes, sir. सो हम लोग को पता है कि जैसे शुगर वाटर या फिर सॉल्ट वाटर, दोज आर ऑल्सो ट्रांसपेरेंट। सो तुम लोगों को तो अभी पता चलेगा कि क्यों ट्रांसपेरेंट होता है, बिकॉज उन लोग का मॉलिक्यूलर साइज मतलब जो सॉल्वेंट होता है या फिर तुम्हारा जो कंपोनेंट्स होता है उन लोग का साइज सेम होता है, सिमिलर टाइप का साइज होता है, इसलिए क्या वो लोग घुल मिल जाते हैं। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर, है कि नहीं? सो एयर इज ऑल्सो सिमिलर काइंड ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर, जिसमें एयर मॉलिक्यूल्स का जो क्या साइज होता है ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर वेपर जो है H2O, H2O इज क्वाइट सिमिलर टू O2, O2 का जो साइज है वो ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का ही साइज मिलेगा, समझ में आ रहा है? सो या फिर N2 का जो साइज है, N2 मतलब जो नाइट्रोजन गैस है, सो उन लोग का भी क्या है, साइज ऑलमोस्ट सिमिलर है। इसके कारण क्या होता है, ऑल दोस गैसेस अल्टीमेटली फॉर्म ए होमोजेनियस मिक्सचर। ओके, समझ में आया? So we can say that air is a homogeneous mixture of different gases, and all those gases have different boiling points. ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा, नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा, है कि नहीं? Yes, sir. Yeah? Yes, हाँ sir. Yes, sir. So this is the flow diagram that shows the process of steps. That shows the steps of processes that are used for separating different components of air, different air gases from the air, ठीक है? जैसे कार्बन ऑक्सीजन हो गया, आर्गन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, तो इनको सेपरेट कैसे करेंगे? सो पहले क्या किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है। एयर तो पता है, एयर इज हाईली कंप्रेसिबल, मतलब गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, दैट इज व्हाई एयर इज आल्सो हाईली कंप्रेसिबल। पहले एयर को कंप्रेस किया जाता है और ठंडा किया जाता है। सो कंप्रेस भी कर रहे हैं, ठंडा भी कर रहे हैं, चैप्टर 1 में पढ़ा था। इफ वी डिक्रीज टेम्परेचर एंड इंक्रीज प्रेशर, व्हाट विल हैपन? स्टेट चेंज विल हैपन, यस और नो? पढ़ा था ना? हाँ व्हाट यू मीन कंप्रेशन? कंप्रेशन मीन्स अप्लाइंग प्रेशर। जब हम लोग मतलब जो प्रेशर देते हैं तब क्या होता है, तुम्हारा गैस सिलेंडर, फॉर एग्जाम्पल एलपीजी एग्जाम्पल दिया था, एलपीजी में अगर हम लोग, एलपीजी एक्चुअली क्या होता है, इट्स अ गैस, बट सिलेंडर के अंदर क्या रहता है? काफी पता है, सिलेंडर के अंदर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बोलता है ना उसको। सो बिफोर फिलिंग हाँ सर। it is in the gaseous form, but once it enters the cylinder, सिलेंडर के अंदर उसको हाई प्रेशर में क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है, and due to the high pressure it gets converted into liquid। समझ में आया? because the particles come closer together, gaseous form में particles दूर दूर में रहते हैं, प्रेशर देने के कारण क्या होता है, the particles come closer together and thus they change their state to the liquid state। so that is why it is called liquefied petroleum gas। जब हम लोग खाना बनाते हैं तब जब गैस ऑन करते हैं तब क्या होता है, हम लोग बोलते हैं गैस ऑन करते हैं, दैट मीन्स when the liquid comes out of the cylinder it gets converted to its original form, क्योंकि बाहर का प्रेशर अलग है, बाहर का प्रेशर नॉर्मल लेवल में। समझ में आ रहा है? काफी समझ में आया? हाँ सर। सो कंप्रेस एंड कूल किया जाता है पहले। कंप्रेस दैट मीन्स इंक्रीजिंग प्रेशर एंड कूलिंग मीन्स डिक्रीजिंग टेम्परेचर। सो ये करने के बाद व्हाट वी गेट एयर इन लिक्विड फॉर्म। ओके, एयर क्या हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, सिमिलर टू द एलपीजी गैस, ऑब्वियसली सेम चीज ही है। तो उसके बाद क्या किया जाता है,
फ्रैक्शनल कॉलम में उस लिक्विड को पास किया जाता है एंड इट इज अलाउड टू वार्म अप स्लोली। ओके, सो अगर धीरे धीरे उसको गर्म करोगे तब क्या होगा, धीरे धीरे अलग अलग वेपर्स अलग अलग लेवल में बैठ जाएंगे, है कि नहीं। जैसे यहाँ पे हो रहा था पेट्रोल का केस में, अलग अलग लेवल्स में अलग अलग कंपोनेंट्स का जो टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट्स का होता टेम्परेचर, वो कलेक्ट हो गया था। समझ में आ रहा था। हाँ तो सिमिलर चीज यहाँ पे भी होता है। जैसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर अगर मैं बोलूँ तो यू विल गेट अ स्ट्रक्चर लाइक दिस, ये वाला तुम लोग का बुक में है शायद। हाँ यस यस, क्या बेकार मैं नेट से देख रहा हूँ। सो इस तरीके से अगर करोगे तो सिमिलर अलग अलग हाइट में क्या मिलेगा, अलग अलग हाइट में अलग अलग टेम्परेचर होगा। इसका कारण क्या होगा, यू विल गेट द गैसेस अकॉर्डिंग टू द हाइट, मतलब जो हाइट में जो टेम्परेचर है उस हाइट के ऊपर वो गैस मिलेगा, मतलब जिसका बॉइलिंग पॉइंट उस हाइट में लाई करता है। समझ में आया। हाँ अदर्स समझ में आया। Yes, sir. सो Yes, sir. यहाँ पे देखो Yes, sir. यहाँ पे एयर में क्या होता है, एयर में परसेंटेज होता है। जैसे नाइट्रोजन होता है 78.1 होता है, ऑक्सीजन होता है 21% या फिर नाइट्रोजन होता है 78%। तो ये जो परसेंटेज है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि उसका मतलब कितना अमाउंट तुमको मिलेगा। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, -183, आर्गन का है -96, नाइट्रोजन का है -196। ठीक है, अभी बोलो ये सब माइनस में क्यों है। अरे लिक्विड का अगर 100 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, गैस का तो और भी कम होगा ना, है कि नहीं। सो ऑक्सीजन, आर्गन और नाइट्रोजन है। सो ऑक्सीजन, आर्गन और नाइट्रोजन जो है, इसके केस में क्या हो रहा है, हम लोग अलग अलग लेवल्स में अलग अलग मतलब गैस को पा सकते हैं। ठीक है, सो इफ यू वांट ऑक्सीजन गैस फ्रॉम एयर वी हैव टू सेपरेट आउट ऑल द अदर गैसेस प्रेजेंट इन इट। तो उसको सब हटा के वो वाला पोर्शन से हम लोग को सिर्फ ऑक्सीजन निकालना पड़ेगा। ठीक है, सो ऑक्सीजन अगर चाहिए, तुमको सिर्फ ऑक्सीजन अगर चाहिए तो मुझे क्या चाहिए, इस टेम्परेचर में कलेक्ट करना पड़ेगा जो कंपोनेंट। So the air is compressed by increasing the pressure and it can cool by decreasing the temperature to get liquid air. The liquid air is allowed to warm up slowly in the fractional distillating column where gases get separated at different heights depending on the एक ही तो बात लिखा है, मतलब -183 का जो लेवल होगा यहाँ पे, जैसे अलग अलग लेवल्स हम लोगों ने देखा था। तो 183 का जो लेवल्स होगा वहां से हम लोग को क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। ठीक है, क्लियर हुआ। हाँ Yes, sir. दिस इज बेटर डायग्राम। तो आजकल जो कोविड के कारण जो मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो तुम्हारा जो सप्लाई मैन्युफैक्चर किया जा रहा है वो सिमिलर अप्रोच से किया जा रहा है। वहां से अलग जगह से नहीं ले रहे, बिकॉज एयर हैज सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, है कि नहीं। सो वी कैन ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एट डिफरेंट लेवल्स। ओके, जैसे यहाँ पे लिक्विड नाइट्रोजन मिलेगा, यहाँ पे नाइट्रोजन गैस मिलेगा, यहाँ पे लिक्विड ऑक्सीजन मिलेगा। समझ में, उस लिक्विड ऑक्सीजन को अगर तुम नॉर्मल प्रेशर अगर नॉर्मलाइज कर दोगे तब वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है। हाँ तो दिस इज द प्रोसेस वेयर ये है फ्रैक्शनलिटी कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत अलग अलग चीज निकल सकता है, मतलब यहाँ पे अलग अलग लेवल्स में तुम अलग अलग, मतलब फ्रैक्शनलिटी कॉलम यू कैन गेट इट सिंपल लाइक दिस। इसकी तरह भी कभी कभार मिल सकता है, ऐसा भी होता है, जैसे बड़ा बड़ा फैक्ट्रीज में ऐसा ही होता है। और ऐसा टाइप के डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे क्या होता है, फिल्टर से हवा अंदर आता है, नॉर्मली। ठीक है, एयर को प्रेशराइज किया जाता है, प्रेशराइज करने से क्या हो जाता है, हवा गर्म हो जाता है। ठीक है, और यहाँ का टेम्परेचर भी बढ़ा जाता है। सो इन दैट केस इससे क्या निकलता है, हॉट एयर निकलता है। हॉट एयर अगर निकलेगा, हॉट एयर यहाँ से पीछे जाने के बाद क्या होगा, हॉट एयर कूल्स डाउन। ठीक है, ये तो वाटर आउट वाटर इन हो रहा है, ये वाटर में क्या हो रहा है, वाटर अंदर में नहीं आता तो वाटर का टेम्परेचर यहाँ पे स्प्रेड हो रहा है। ठीक है, सो
ऊपर वाला जो एयर है वो गर्म से ठंडा हो जाता है और नीचे में लिक्विड की तरह बैठ जाता है, ठीक है, समझ में आया? ये मेनली वाटर वेपर मिलता है यहाँ पे। और बाकी जो ठंडा वाला गैस है वो क्या करता है, कोल्ड कंप्रेस्ड एयर पासेस थ्रू एयर, क्योंकि यहाँ से प्रेशर आ रहा है ना, प्रेशर के कारण वो नीचे में बैठ नहीं जाता, ऊपर यहाँ से पास हो जाता है। दिस कंप्रेस्ड एयर पासेस थ्रू सेपरेटर। सेपरेटर क्या होता है, एक मेम्ब्रेन टाइप मटेरियल होता है। सो मेम्ब्रेन टाइप मटेरियल से क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है एज ड्राई आइस, ठीक है। ड्राई आइस पता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉलिड फॉर्म, समझ में आ रहा है? हाँ ऋषिकेश, नवदीप, समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस सर। तो कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉलिड फॉर्म इज कॉल्ड ड्राई आइस, बहुत ठंडा होता है वो। सो नेक्स्ट आता है तुम्हारा एक्सपांशन जेट। तो सेपरेटर से निकलने के बाद यहाँ पे एक जेट होता है पतला, इसका तुम्हारा जो आउटलेट होता है वो छोटा हो जाता है। तो कभी पाइप यूज किया है, पाइप तुम लोगों ने, पाइप का मुंह अगर तुम छोटा कर दोगे क्या होगा, पानी दूर तक जाएगा ना। ऐसा होता है ना, वो जो गार्डन में हाँ। पानी देते हैं तब हाँ क्या सर। करते हैं, पाइप का मुंह को थोड़ा हाँ मतलब छोटा कर देते हैं, किसी वजह से पानी का स्पीड बढ़ जाता है। सो दैट इज द रीजन कि इसका ओपनिंग छोटा है, एक्सपांशन जेट का ओपनिंग क्यों छोटा है, बिकॉज वहां पे बहुत फुल फोर्स से गैस जो ठंडा वाला गैस है वो निकल पाए, इसलिए इसका आउटलेट बहुत छोटा किया जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे फुल फोर्स के निकलने के बाद क्या होता है, ऊपर में निकलता है नाइट्रोजन निकल जाता है, ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम है, इसमें टेम्परेचर अलग अलग होते हैं, ये इतना छोटा नहीं होता, थोड़ा सा बड़ा होता है। सो ऊपर में एकदम टॉप में मिलेगा नाइट्रोजन निकलेगा, आर्गन उसके बाद में मिलेगा, और एकदम नीचे में क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, लिक्विड फॉर ऑक्सीजन, बिकॉज ये ऑलरेडी -180 डिग्री तक आ जाता है, ठीक है, 180 डिग्री के नीचे आ जाता है, इसके 183 डिग्री के नीचे आ जाता है। देखने आर्गन और नाइट्रोजन क्या है इसका, -186 -196, मतलब ऊपर में और भी ज्यादा ठंडा है, ये नीचे वाला पोर्शन कम ठंडा है, इसलिए क्या होता था, ये तुम्हारा क्या बोलते हैं इसको, इट विल गेट कन्वर्टेड टू लिक्विड ऑक्सीजन, ठीक है। तो लिक्विड ऑक्सीजन अल्टीमेटली जो अभी हॉस्पिटल्स में सप्लाई हो रहा है वो लिक्विड फॉर्म में रहता है। सिलेंडर से जब कनेक्ट करते हैं या फिर बाहर निकलते हैं, दैट गेट्स कन्वर्टेड टू गैस, ओके, समझ में आया? हाँ हाँ सर। ऋषिकेश, नवदीप, ये डायग्राम समझ में आया कैसे काम करता है? नो सर। नो सर मतलब कहाँ पे डाउट है, बोलो। ये वाला पोर्शन क्लियर हुआ ना, यहाँ से नॉर्मल एयर आ रहा है, प्रेशर दिया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है, तो अल्टीमेटली यहाँ पे हवा ठंडा हो रहा है इस चेम्बर में, क्यों, वाटर से, फ्रीजिंग कोल्ड वाटर से पास हो रहा है यहाँ से, इस पाइप से अल्टीमेटली ये जो गर्म हवा है ये ठंडा हवा में कन्वर्ट हो रहा है, समझ में आ रहा है ना, इतना तक समझ में आया? यस सर। हाँ सर। हाँ, अभी इस यहाँ पे तो प्रेशर कंटिन्यूसली दे ही रहा है ना, तो ये वाला हवा ठंडा भी है और प्रेशराइज भी है। सो ये हवा अल्टीमेटली यहाँ से नीचे पास होता है। सेपरेटर क्या होता है, मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, इसलिए इसको हटा देता है, और नीचे में क्या होता है, फुल फोर्स से यहाँ पे पास कर देता है, एक्सपांशन जेट बोलते हैं इसको, ठीक है। दिस पोर्शन इज कॉल्ड एक्सपांशन जेट, एंड थ्रू दिस एक्सपांशन जेट द 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ गैसेस कम आउट। तो नाइट्रोजन यहाँ से निकल जाता है, आर्गन यहाँ से निकल, और इस यहाँ तक आते आते ऑक्सीजन क्या हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। एंड ड्यू टू द एक्सट्रीम प्रेशर एंड low temperature, the oxygen all gets compressed to the liquid form. नवोदय अभी समझ में आया? हाँ सर। So the fractional distillation का काम हो रहा है यहाँ पे, हो in this portion, because यहाँ पे थोड़ा सा difference in temperature allows collection of different gases, okay, तो जो ठंडा गैस है वो यहाँ से निकल जाता है, तो अलग अलग लेवल्स। So this is how we can separate the components of air using fractional distillation. Overall normal जो flow है यही है, ये वाला, समझ में आ रहा है? जो बॉइलिंग पॉइंट बहुत काम में आता है, -183, -196, -196। सो
नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, तो इसलिए वो जल्दी तुम्हारा क्या हो जाता है, ठंडा होने के कारण वो इजीली तुम रिलीज कर सकते हो वहाँ से। मतलब वो ऊपर का लेवल में मिलेगा, मतलब जितना टेम्परेचर कम होगा वो उतना ज्यादा ऊपर में मिलेगा, है कि नहीं? जैसे यहाँ पे हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था, क्या देखा था यहाँ पे हम लोगों ने, ऊपर में जितना जाओगे टेम्परेचर कम होगा, है कि नहीं? तो सिमिलरली यहाँ पे टेम्परेचर कहाँ पे कम होगा, ऊपर ऊपर का लेवल में कम होगा ना, फ्रैक्शनल कॉलम में, नीचे में वर्ड ज्यादा होगा, है कि नहीं? समझ में आया? हाँ Yes, sir. Yes, sir. तो यही होगा अल्टीमेटली। तो अभी जो बात कर रहे हैं तो तुम्हारा ये हो गया सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एयर। नाउ विल स्टडी अबाउट, तो तुम लोगों का सूखा चैप्टर हो जाना चाहिए। सो यहाँ पे नेक्स्ट जो पार्ट है वो दैट इज हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम इम्प्योर सैंपल, ठीक है? सो इसको बोला जाता है क्रिस्टलाइजेशन। सो दिस इज अनदर टेक्निक, दिस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन, ओके? बस 7 या 8 है, नहीं तो 7 था, 6 7 8, ओके? सो ये है क्रिस्टलाइजेशन, ओके? क्रिस्टलाइजेशन से हम लोग बहुत कुछ निकाल सकते हैं, मतलब जो एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, एक सॉल्ट सॉल्यूशन है। सो क्रिस्टलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग crystals of salts from their corresponding salt solutions। जैसे NaCl से हम लोग सॉल्ट, मतलब सोडियम क्लोराइड सॉल्ट निकाल सकते हैं, होता है ना वो जो क्या बोलते हैं, सी वाटर से सॉल्ट निकालते हैं, पता है ना? सी वाटर से क्या निकाल सकते हैं, सॉल्ट निकाल सकते हैं। हाँ, sir. सरस्वती, सी वाटर से सॉल्ट निकाल सकते हैं। हाँ सो दैट इज ए वन फॉर्म ऑफ, तो दैट इज वहाँ पे क्या होता है, दो अलग अलग टेक्निक यूज कर सकते हो। तो यू कैन यूज इवापोरेशन और यू कैन ऑल्सो यूज क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन थोड़ा डिफिकल्ट है बिकॉज टाइम ज़्यादा लगता है और क्वाइट फिजिबल नहीं है वो, ठीक है? तो इवापोरेशन का टेक्निक यूज किया जाता है, वहाँ पे पानी को इवापोरेट किया जाता है और रिमेनिंग जो पोर्शन रह जाता है वो सॉल्ट रहता है। सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग सॉल्ट फ्रॉम सॉल्ट सैलाइन वाटर। सिमिलरली अगर तुम्हारे पास एक सोल्यूशन है, लैब में एक सोल्यूशन है दैट इज मेड अप ऑफ कॉपर सल्फेट, ये जो सोल्यूशन है ये, तो यहाँ से अगर तुमको कॉपर सल्फेट चाहिए तो व्हाट विल डू, सो यहाँ से अगर तुमको कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल्स चाहिए, जैसे दाना दाना होता है ना, वैसा अगर क्रिस्टल्स चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू डू क्रिस्टलाइजेशन। समझ में आ रहा है? सो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग crystals of salts नहीं होगा, salts from their corresponding salt solutions। समझ में आ रहा है? हाँ ऋषिकेश, नवदीप, समझ में आया? हाँ Yes, सर। sir. सो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से हम लोग कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल्स निकाल सकते हैं। उसी क्रिस्टल को अगर हम पानी के साथ मिक्स करेंगे तो वो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन हो जाएगा, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है?
Yes, sir. मतलब यहाँ पे सोचो हम लोगों ने ब्लू कलर का क्रिस्टल्स निकाल लिया, बिकॉज कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन क्या होता है, ब्लू कलर का होता है। अभी उस क्रिस्टल्स को हम लोग अगर दूसरे प्लेन वाटर में मिक्स करेंगे तो क्या होगा, वो फिर से डिसॉल्व हो जाएगा, है कि नहीं? हाँ हाँ, तो एक्चुअली हम लोगों ने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था, तुम लोग को पता नहीं होगा शायद। सो ऐसा एक बीकर लिया था, ठीक है, ऐसा एक बीकर लिया था। बीकर में क्या किया था, यहाँ पे एक ग्लास का रॉड लगा दिया, ग्लास रॉड, ओके। तो ग्लास रॉड वाज लाइक दिस वाज अ ग्लास रॉड। सो इस ग्लास रॉड में क्या किया था, हम लोगों ने थ्रेड लगा दिया। थ्रेड पता है ना, कॉटन का जो पतला वाला थ्रेड होता है वो हम लोगों ने लगा दिया। एंड दिस हैड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। तो इसमें क्या था, ब्लू कलर का, सो इट वाज ब्लू कलर, ओके। सो हम लोगों ने क्या किया, वी हैव केप्ट इट अंडर डार्क लाइट, ठीक है, बिकॉज लाइट में भी क्या होता है, लाइट के कारण काइनेटिक एनर्जी आ सकता है, ठीक है। सो हम लोगों ने क्या किया, इस सॉल्यूशन को स्टेबल होने के लिए क्या किया, रख दिया फॉर 48 आवर्स। समझ में आ रहा है? समझ में आया? वी हैव केप्ट इट अनडिस्टर्ब फॉर 48 आवर्स। मतलब वो जो नीचे में होता है ना, तुम्हारा टेबल होता था हम लोगों का, तो उसके अंदर हम लोगों ने अंधेरे में रख दिया, ओके। केमिस्ट्री लैब में बहुत एक अलग सेक्शन होता है जहाँ पे तुम लोग केमिकल्स को स्टेबल होने के लिए रख सकते हो। समझ में आ रहा है? तो वहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं होगा, हवा नहीं पास होगा, बहुत स्टेबल रहता है। समझ में आ रहा है? सो आफ्टर 48 आवर्स, दैट मीन्स आफ्टर 2 days, जब हम लोग फिर से लैब में गए, देन व्हाट वी सॉ हम लोगों ने इस थ्रेड को निकाला, ओके। तो इस थ्रेड में हम लोगों ने देखा, थ्रेड में ऐसा टाइप का छोटा छोटा, मैं ब्लू कलर से ड्रॉ करता हूँ, बेटर है। सो ऐसा टाइप का कुछ कुछ दाना दाना टाइप का, पाउडर टाइप का यहाँ पे लगा हुआ था। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ हाँ, तो अभी हम लोग क्या है, उस थ्रेड को सूखने के लिए मतलब एक नॉर्मल फिल्टर पेपर में रख दिया उसको, एंड वी अलाउड इट टू ड्राई फॉर 2 to 3 आवर्स। तो उसके बाद क्या देखा, जब हम लोगों ने, तो वो थ्रेड में लगा हुआ था वो पार्टिकल्स, जब उसको हम लोगों ने स्क्रैप किया, ठीक है, करके एक वाच ग्लास में जब लाया, व्हेन वी पुट इट इन वाच ग्लास, ये जो पोर्शन हम लोगों को मिला, ये अगर स्क्रैप करने के बाद हम लोग ने जब वाच ग्लास पे रखा, then we saw that these were nothing but the crystals। समझ में आ रहा है? what were those? ऐसे नमक जो होता है ना, नमक के दाने के तरह हम लोगों को क्या मिला, we got CuSO4 crystals, okay। क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है? हाँ हाँ सर। So this is an experiment to ऋषिकेश नवदीप, समझ में आया? Yes, sir. So this is an experiment to show how we can extract crystals of salt from the salt solution। समझ में आ रहा है? So this is how it is done। So ये एक नॉर्मल एक्सपेरिमेंट था, हम लोगों ने किया था। So यहाँ पे एक सिमिलर एक्टिविटी दिया है,
take some impure sample of copper sulfate in a china dish, dissolve it in minimum amount of water. हाँ, और पानी भी इतना ज्यादा नहीं दे सकते क्योंकि ज्यादा पानी दोगे तब क्या होगा, ज्यादा डाइल्यूट हो जाएगा, है कि नहीं। सो कम पानी यूज करना है। मैंने जितना तक पानी दिखाया वो उतना ज्यादा नहीं है, कम अमाउंट में यूज करना है, ठीक है। सो यहाँ पे जो प्रोसेस यूज कर रहे हैं वो इवापोरेशन यूज किया। इवापोरेशन में क्या किया, इवेपोरेट वाटर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन सो एज टू गेट सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और तुम्हें पता है ये हम लोगों को क्रिस्टल यहाँ पे क्यों मिला, 48 आवर्स क्यों लगा। 48 आवर्स में क्या हुआ, थोड़ा सा इवेपोरेशन हुआ, है कि नहीं, थोड़ा सा वाटर इवेपोरेशन हुआ, मानते हो कि नहीं। इफ यू कीप वाटर ऐसे अगर उसको छोड़ दोगे क्या होगा, तो पानी का लेवल नीचे आ जाएगा ना, हाँ it will come down, the level of water will come down. So पानी अगर घट जाएगा तब क्या होगा, concentration of the copper sulfate will increase and due to this in concentration of increase वो पूरा completely dissolve नहीं, जैसे ये एक्सपेरिमेंट अच्छा से देख सकते हो इन केस ऑफ ब्राइन सोल्यूशन। ब्राइन सोल्यूशन पूरा हाईली कंसंट्रेटेड होता है, जब उसको ऐसे ही छोड़ दोगे क्या होगा, इवापोरेशन होगा। इवापोरेशन होने के बाद क्या होगा, नमक ज्यादा हो जाएगा, तो नमक कहाँ पे जाएगा, वो थ्रेड में लग जाएगा, समझ में आया, थ्रेड में क्रिस्टल फॉर्म में बैठ जाएगा। सो उस गर्म सोल्यूशन को हम लोग अगर अनडिस्टर्ब रख देंगे, विल ऑब्जर्व सम फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट ऑन द इनसाइड द बीकर एज वेल। कभी कभार वो बीकर के नीचे भी बैठ जाता है, तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, समझ में आया। सो क्रिस्टलाइजेशन, हाँ Yes, sir. क्रिस्टलाइजेशन बहुत ज्यादा बहुत अलग अलग काम में यूज होता है। क्रिस्टलाइजेशन इज यूज फॉर प्यूरिफाइंग सॉलिड्स, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल सी वाटर से, अगर हम लोग सी वाटर में क्या होता है, बहुत प्योर इम्प्योरिटीज रहता है, जैसे तुम्हारा मिनरल्स हो गया, तुम्हारा कुछ मतलब सॉइल पार्टिकल्स, ऐसा भी कुछ हो सकता है कि नहीं। सो वहां से जितना भी इम्प्योरिटीज है, मिनरल्स ये सब जो है, so we can remove those using the process of crystallization, ठीक है। तो salt water can be purified using crystallization, वहां से हम लोग salt extract कर सकते हैं, ठीक है। So crystallization is a separate process that separates a pure solid in the form of crystal from a solution. तो pure solid निकाल सकते हैं वहां से, समझ में, इसलिए मैंने बोला crystals of salt, crystal of salt is a pure form, it's a pure solid, yes or no, मानते हो। हाँ हाँ, तो क्रिस्टल तब सॉल्ट, तो सॉल्ट का तो दाना होता है, या फिर तुम्हारा चीनी का दाना होता है, या फिर तुम्हारा कॉपर सल्फेट क्रिस्टल, पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल, दोस आर ऑल प्योर सॉलिड्स, ओके। एक सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट होता है, सॉलिड का प्योर फॉर्म होता है, जिसमें कोई इम्प्योरिटीज नहीं रहता है। सो क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक इज बेटर देन सिंपल इवापोरेशन। अभी बोलो क्रिस्टलाइजेशन इवापोरेशन कैसे बेहतर है। कुछ सॉलिड्स डिकम्पोज हो जाते हैं, मतलब अगर तुम उसको हीट करोगे, कुछ सॉलिड्स क्या हो सकता है, दे कैन डिजॉल्व। जैसे चीनी फॉर एग्जांपल, शुगर को अगर गर्म करोगे क्या हो जाएगा, ब्राउन कलर का हो जाता है ना। इफ यू हीट शुगर और इफ यू try to heat more and more sugar, so मतलब highly concentrated sugar water, then what will happen, it will turn slightly brownish color का हो जाएगा। ऐसे चीनी को भी अगर गर्म करोगे तब क्या होगा, ब्राउन कलर का हो जाएगा, है कि नहीं, इट विल गेट चार्ड, समझ में आ रहा है। इसको क्या बोला जाता है, चार्ट बोला जाता है। चार्ट मतलब दिस इज द टर्म चार्ट। व्हाट डज चार्ट मीन, चार्ट मीन्स थोड़ा जब बर्न हो जाता है ना, जब हम लोग कुछ खाना वाना पकाते हैं, कभी कभार क्या होता है, कोई एक ओवर कुक्ड हो जाता है कोई पोर्शन, तो वो क्या होता है, तो उसमें कलर ब्राउन कलर का आ जाता है, हम लोग बोलते हैं उसको खाना जल गया, है कि नहीं। तो दैट इज कॉल्ड चारिंग। सो शुगर क्या होता है, चार हो जाता है, समझ में आ रहा है। सो इसलिए तुम अगर सॉलिड को निकालते नहीं जाएगा, अगर वो चार्ड ही हो गया तब कैसे प्योर सॉलिड निकलेगा, है कि नहीं। सो दैट इज वाई दिस इज वन टेक्निक, दिस इज वन रीजन वाई crystallization is a better way to extract pure solids from the solution, क्योंकि सॉलिड को डिकम्पोज होने का कोई चांस नहीं मिले, जो इवापोरेशन में होता है। इवापोरेशन में क्या चाहिए, हीट चाहिए, और तुम्हारा क्रिस्टलाइजेशन में हीट नहीं चाहिए,
समझ में आ रहा है? सिमिलरली सेकेंड वाला देखो, some impurities may remain dissolved in the solution even after filtration. ठीक है, तो फिल्ट्रेशन के बाद भी अगर तुम्हारा सोल्यूशन में कुछ रह जाता है, so those can also get inside the solid. ओके, तो उससे तुम डायरेक्टली नहीं, तो इवापोरेशन कारण क्या होगा, कंसंट्रेशन मतलब वो सॉलिड पार्टिकल्स का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा एंड दोस द प्योर सॉलिड फॉर्म, जो सॉलिड फॉर्म होगा सॉल्यूट का, वो क्या हो जाएगा, वो अल्टीमेटली इट मे कंटेन तुम्हारा इम्प्योरिटीज. ठीक है, इम्प्योरिटीज रह जा सकता है. समझ में आ रहा है? जो क्रिस्टलाइजेशन में नहीं देखना पड़ता, मतलब नहीं दिखाई देता. if you want it to be precise. समझ में आ रहा है? हाँ. Yes, sir. Yes, sir. So यही है तुम्हारा, ये दो डिफरेंस. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. हाँ, ये कभी कभार आ दे सकता है एग्जाम में. Why crystallization is a better technique than simple evaporation technique to obtain pure solid from its from the solution. ठीक है, ये क्वेश्चन एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. Why crystallization is a better technique than evaporation for obtaining a pure solid समझ में? So you will get this question for 3 marks. 3 marks का मिलेगा and the answer is in this one. Okay, this is the answer. समझ में? Yes, sir. ये इसका आंसर. ठीक है, so these are the two answers. The two answers नहीं, एक ही आंसर है, बस 2 पॉइंट्स. ठीक है, समझ में? हाँ. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. so ये पढ़ना एग्जाम में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. Now coming to the next part which is called, तो इसका एप्लीकेशन तो पता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट. ठीक है, तो सॉल्ट से सी वाटर, हम लोग सी वाटर से क्या निकाल सकते हैं, सॉल्ट निकाल सकते हैं, तो प्यूरिफाइड फॉर्म में निकाल सकते हैं. और फिटकरी बना सकते हैं. फिटकरी का जो एलम होता है, पोटाश एलम जो होता है, पोटाश एलम को हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन obtain pure potash aluminum from its salt solution using the process of crystallization. समझ में? सो ये जो हम लोग इतना सारा टेक्निक्स पढ़ा, most to be specific, we have studied how many techniques? We have studied 8 techniques in total. So out of these 8 techniques, तो हम लोग कौन सा टेक्निक कब यूज करेंगे, कब किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा कि हम लोग को कौन सा चीज मिल रहा है, मतलब हाउ व्हाट वी वांट टू obtain from the mixture. ठीक है, तो based on the type of components, based on the properties of the components in the mixture, we can use the different techniques that we have studied. ठीक है, so situation बेस पे यूज करना पड़ेगा. जैसे क्रोमेटोग्राफी से तो हम लोग
मतलब डिस्टिलेशन का काम तो नहीं कर पाएंगे ना, तो डिस्टिलेशन अलग एक स्पेसिफिक यूज केस में यूज होता है। सिमिलरली बाकी क्रोमेटोग्राफी और एक यूज केस में यूज होता है, इवापोरेशन और एक यूज केस में यूज होता है, ठीक है। सो इन सब का अलग अलग काम है, अलग अलग जगह में अलग अलग, मतलब सिमिलर काइंड ऑफ काम है बट अलग अलग सिनेरियोज में यूज किया जाता है बेस्ड ऑन द डिफरेंट कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द मिक्सचर। कैसा टाइप का मिक्सचर है वो भी इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? हाँ। सो आजकल बहुत एडवांस हो गया, आजकल बहुत सारा टेक्निक्स है। दीज आर नॉट द ओनली टेक्निक्स बट दीज वर क्वाइट बोल सकते पॉपुलर। ये जो टेक्निक्स है दे आर क्वाइट पॉपुलर, दैट इज व्हाई दे आर गिवन इन अ बुक। इसके अलावा भी बहुत सारा टेक्निक्स होता है व्हिच यू कैन यूज इजीली टू सेपरेट आउट द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। ओके, सो सिटी में जैसे शहरों में क्या होता है, तुम्हारा सप्लाई वाटर होता है कि सप्लाई वाटर में क्या होता है, सप्लाई वाटर का जो स्ट्रक्चर होता है ऐसा होता है। सप्लाई वाटर में बहुत अलग अलग टेक्निक्स को यूज किया जाता है तो फिल्टर आउट डिफरेंट इम्प्योरिटीज, ठीक है। अलग अलग इम्प्योरिटीज का अलग अलग प्रॉपर्टीज होगा। जैसे तुम्हारा एक कीचड़ है या फिर तुम्हारा पत्थर है, उसको कैसे सेपरेट करोगे? फिल्ट्रेशन से सेपरेट करोगे। बट बैक्टीरिया को अगर हटाना है उसको तुम फिल्ट्रेशन नहीं हटा पाओगे, है कि नहीं? समझ में आ रहा है ना? सो दैट सेम नॉर्मल वाटर, उसको प्यूरिफाई करने के लिए अलग अलग प्रोसेस चाहिए बेस्ड ऑन व्हाट यू वांट टू सेपरेट आउट। समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? हाँ। सो Yes, sir. वाटर प्यूरिफाइंग में जो प्रोसेस है वो अल्टीमेटली सेम ही है। सो यहाँ पे वाटर प्यूरिफिकेशन में देखना तुम्हें बहुत सारा टेक्निक्स यूज हो रहा है। कैसे यूज हो रहा है? पहले रिजर्वर होता है। रिजर्वर मतलब जैसे नदी का पानी हो गया या फिर तुम्हारा ग्राउंड वाटर, नॉर्मल ग्राउंड वाटर हो गया, उसको क्या बोला जाता है? पहले उसको सेडिमेंटेशन टैंक में लाया जाता है। सेडिमेंटेशन और एक टेक्निक है। सेडिमेंटेशन में क्या होता है? सेडिमेंटेशन में उस पानी को स्टेबल होने के लिए रखा जाता है। स्टेबल में क्या होता है? स्टेबल अगर हो गया, जो भारी पार्टिकल्स है वो क्या बैठ जाए? नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है। समझ में आया? सो नीचे बैठने से क्या होगा? ऊपर में थोड़ा सा प्योर फॉर्म आ जाएगा पानी का, है कि नहीं? नीचे में थोड़ा भारी पानी होगा, ऊपर में कम भारी पानी होगा। मतलब ऊपर में पानी का भारी नहीं बोल रहा, तो पार्टिकल्स होगा। जैसे पत्थर वत्थर है वो क्या बोल रहा है? बीचे बैठ जाएगा, है कि नहीं? सेडिमेंटेशन में पत्थर या फिर तुम्हारा जो सॉइल होता है या फिर तुम्हारा कीचड़ टाइप होगा, वो सब नीचे बैठ जाएगा। और ऊपर में क्या रहेगा? यू विल गेट अ स्लाइटली क्लीनर वाटर। समझ में आया? दिस इज द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन। ओके, समझ में आया? हाँ। हाँ सर। हाँ, sir. सो नेक्स्ट है लोडिंग टैंक। लोडिंग टैंक में क्या किया जाता है? टू सेडिमेंट द सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज। तो कुछ कुछ इम्प्यूरिटीज क्या हो जाता है? जैसे तुम्हारा कोई पाउडर है या फिर कोई धूल है, ठीक है, तो वो क्या होता है? इतना भारी नहीं होता है, इसके कारण वो नीचे नहीं बैठ सकता, तो सेडिमेंट टेस्ट टैंक से वो पास हो जाता है, ठीक है। तो जो सेडिमेंट, जो डिजॉल्व सेडिमेंट्स है वो अगर सस्पेंडेड है, सस्पेंशन में जैसे हम लोग कहते हैं ना, पार्टिकल्स स्कैटर्ड रहता है चारों ओर और देखा जा सकता है उन लोगों को, तो दोज पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड इन द लोडिंग टैंक। तो लोडिंग टैंक में क्या होता है? सेडिमेंट जो सस्पेंडेड रहता है इम्प्यूरिटीज, वो सेडिमेंट हो जाता है, ठीक है। थोड़ा सा अलग प्रोसेस है, इट इज कॉल्ड लोडिंग। समझ में आया? Yes, sir. हाँ। यस सर। Yes, sir. सो एक बार लोडिंग टैंक से आ गया। लोडिंग टैंक में मतलब अभी कोई पानी में कोई पानी अभी जो दिखेगा तुमको ऑलमोस्ट क्लीन दिखेगा, ठीक है। तो उस लोडिंग टैंक से निकला हुआ पानी ऑलमोस्ट क्लीन दिखता है बट इट इज नॉट परफेक्टली क्लीन, ठीक है। इट माइट कंटेन डिफरेंट काइंड ऑफ बैक्टीरिया या फिर तुम्हारा अलग अलग टाइप का कोई छोटा छोटा पार्टिकल्स हो सकता है जो नॉर्मली लोडिंग टैंक में नहीं सेपरेट हो सकता। तो वो सब क्या होता है? दैट इज पास्ड थ्रू 3 लेयर फिल्ट्रेशन टैंक। 3 लेयर में क्या होता है? पहले एक फाइन सैंड होता है। सैंड मतलब तुम्हारा जो, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में,
सैंड को क्या बोलते हैं हिंदी में सरस्वती? सर धूल। धूल बोलते हैं? धूल तो डस्ट हो गया, क्या बोलते हैं? सर मिट्टी। राइट, मिट्टी बोलते हैं काम में, मिट्टी नहीं बोलते हैं, मिट्टी। फाइन सैंड को हाँ, फाइन सैंड को क्या बोलते हैं? फाइन सैंड, व्हाट इज फाइन सैंड कॉल्ड? तुम लोग हिंदी नहीं पढ़ा क्या इतना? मेरा तो बहुत दिन हो सर गया। बाली। बाली तो बंगाली में बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में पढ़ा रहा हूँ तो हिंदी में रेत, रेत बोलते हैं, रेत रेत, है कि हाँ नहीं? सर याद है। हाँ, याद आया ना। तो फाइन सैंड इज रेत, ठीक है, जो डेजर्ट में मिलता है ना। सो दैट फाइन सैंड कंटेन्स, मतलब जब फाइन सैंड से पास होगा ना, सैंड क्या करेगा, उस पानी में जितना भी छोटा छोटा एकदम माइन्यूट फॉर्म का इम्प्योरिटीज है उसको सेपरेट कर सकते हैं। उसके बाद ग्रेवल होता है, ग्रेवल मतलब छोटा छोटा पत्थर होता है, ठीक है। तो पत्थर से जब पास करेगा तब और एक लेवल का फिल्ट्रेशन होगा। उसके बाद होता है कोर्स ग्रेवल। कोर्स ग्रेवल मतलब थोड़ा, मतलब एजी टाइप का, थोड़ा बड़ा बड़ा टाइप का ग्रेवल होगा। सो दैट ग्रेवल कैन फिल्टर इट वन लेवल फर्दर। सो अल्टीमेटली ये 3 लेवल से पास होने के बाद क्या होता था, ये सेम टेक्निक बहुत लोग घर में भी, मटके में भी यूज करते थे, देखा ना कभी? मटके में क्या होता था, ऐसे रेत होता था, उसके बाद पत्थर होता था, उसके ऊपर दे के उसके बाद नीचे में कि क्या करते, होल कर देते थे, देखा है ना कभी मटके में? हाँ सर। मटका फिल्टर हाँ देखा है सर। कभी? मैंने तो देखा है, बहुत हाँ काम का सर, चीज। या देखा है। कभी कभी तो कपड़ा भी देते। कपड़ा देते हैं, हाँ वही कपड़ा भी देते हैं, कपड़ा भी में भी पोर्स होता है ना छोटा छोटा। तो मैंने देखा है कि बहुत लोग ये इसी ये 3 स्टेज फिल्ट्रेशन को यूज करते थे फॉर सेपरेटिंग सर आयरन इससे तो वाटर। अच्छे से फिल्टर नहीं होता है ना। होता है अच्छा से, आयरन वायरन फिल्टर हो जाता है। आयरन होता है ना पानी में, आयरन डिजल्व हाँ होता है सर। ना, तो आयरन, हाँ हाँ आयरन को हटा सकते हो इस टेक्निक से। तो बहुत लोग घर में भी पहले यूज करते सर जर्म्स जर्म्स हैं। तो जाम्स नहीं नहीं होगा, हटा जाम्स सकते। नहीं होगा, जाम्स नहीं होगा। जाम्स क्यों नहीं होगा? बिकॉज जाम्स बहुत छोटा होता है, मतलब तीन तीन क्या 5 लेयर भी दे दो नहीं होगा, काम नहीं होगा। फॉर दैट यू नीड अ डिफरेंट टेक्निक विच इन्वॉल्व्स केमिकल्स। तो उसको सर बोला बॉयल। है, हाँ बॉयल। बॉयल क्यों करेंगे? बॉयल से बेटर है, बॉयल करने से क्या फिर से आ सकता है कि नहीं? सो द बेस्ट टेक्निक इज टू यूज क्लोरिनेशन, ठीक है। क्लोरीन यूज करके, जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्लीचिंग पाउडर यूज करते हैं, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर में क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन होता है, ठीक है। सो उस वो जो ब्लीचिंग पाउडर जब थोड़ा सा अमाउंट, ज्यादा अमाउंट भी, थोड़ा सा अमाउंट जब पानी में मिक्स कर देते हैं इन प्रोपोर्शनल अमाउंट्स, दैट वाटर, मतलब उस पानी में जितना भी बैक्टीरिया है वो मर जाता है, ठीक है। मतलब बैक्टीरिया बोलो या फिर तुम्हारा दूसरा टाइप का अगर हार्मफुल तुम्हारा अगर कोई क्या बोलते हैं माइक्रोब्स है, तो दे कैन गेट किल्ड बाय द क्लोरिनेशन प्रोसेस। तो अल्टीमेटली क्लोरिनेशन होने के बाद घर तक सप्लाई दिया जाता है। तो दिस इज हाउ ए वाटर सप्लाई इन अर्बन एरियाज वर्क्स। समझ में आया? यस सर। हाँ यस सर। तो ये हम लोग लिख सकते हैं यस सर। होममेड फिल्ट्रेशन टैंक। टैंक यूजिंग, वो क्या था, ये देखो, हाँ ये वाला। तो 6 लेयर का ग्रेवल होता है यहाँ पे, बॉटल से भी बना सकते हो, पत्थर होता है, उसके बाद सैंड का लेयर होता है, उसके बाद थोड़ा सा मोटा सैंड का लेयर होता है, तो थोड़ा और पतला सैंड का लेयर होता है। समझ में आया? तो यू कैन डिफरेंट थिंग्स, दिस इज अनदर वन, ये वाला। समझ में आ रहा है? घर में भी बना सकते हो, बहुत इजी, ठीक है। सैंड बकेट, चारकोल बकेट, बहुत बहुत लोग चारकोल भी यूज करते हैं, चारकोल से बनाया। इंटरेस्ट आपका दिख रहा है ना? समझ में आया चीज? हाँ हाँ सर।
So now we'll talk about physical and chemical changes. Okay. So physical and chemical changes क्या होता है? Physical changes, अगर हम लोग physical changes का बात करेंगे, physical changes are those changes which are quite observable. Yes or no? तुम लोग easily देख सकते हो. And physical changes mainly deals with the changes in the physical properties. Physical properties क्या होता है? कलर हो गया फिजिकल प्रॉपर्टी, टेम्परेचर हो गया, हार्डनेस हो गया, रिजिडिटी हो गया, फ्लूइडिटी हो गया, डेंसिटी हो गया, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, these are all physical properties. So if there is a change in the physical property, जैसे state is an example, है कि नहीं, वो लिक्विड में है या फिर सॉलिड में है, तो ये those are all ultimately physical changes. So कोई भी अगर चेंज तुमको दिख रहा है, इजीली ऑब्जर्व कर रहे हो, कलर चेंज हो रहा है, कुछ चेंज हो रहा है, जैसे आइस का मेल्टिंग या फिर आइस को वेपर, वो जो वाटर वेपर में कन्वर्ट होना, ये these are all examples of physical changes. समझ में आया? हाँ So for example, interconversion of states is a physical change because इसमें molecular structure सेम रहता है. वाटर वेपर में भी वाटर का फॉर्मूला H2O है, लिक्विड फॉर्म में भी H2O है, वाटर आइस में भी H2O ही है. समझ में आया? अलग अलग होता है क्या तीनों स्टेट में? वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग होता है? नहीं काफी अलग अलग होता है क्या? Sir, no. So जहां पे तुम्हारा केमिकल फॉर्मूला चेंज नहीं होता, बट यू आर सीइंग सम चेंज इन इट, सो दोज आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस. नवोदय ऋषिकेश समझ में आया? Yes, sir. हाँ सर. सो नेक्स्ट इज तो आइस, वाटर पर तीनों अलग है, दिखता भी अलग है, बट दे आर फिजिकली डिफरेंट बट नॉट केमिकली. दे आर केमिकली द सेम थिंग. ओके, जस्ट उसका प्रॉपर्टीज के कारण क्या हो गया, दे आर करेंटली इन डिफरेंट फॉर्म्स. वाटर और कुकिंग ऑयल अगर हो गया तो दोनों ही लिक्विड है, तो पर लिक्विड होने के बाद भी वो लोग सेम नहीं है. क्यों? क्योंकि कुकिंग ऑयल का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अलग है, वाटर का अलग है कि नहीं? मानते हो कि नहीं? अलग है कि नहीं? हाँ ऋषिकेश सेम है क्या? No, sir. दे आर नॉट द सेम. बहुत कुछ अलग है ना, कलर अलग है, स्मेल अलग है, डेंसिटी अलग है, ऑब्वियसली दे आर डिफरेंट थिंग्स. सो इसमें क्या होता है, जैसे ओडर हो गया, इन्फ्लेमेबिलिटी हो गया, ठीक है, जैसे पानी झट से आग नहीं पकड़ेगा, बट जो तेल होता है थोड़ा गर्म होने के बाद आग पकड़ ले सकता है, ठीक है. ऑयल कैन बर्न इन वाटर, ऑयल कैन बर्न इन एयर, बट वाटर आग को क्या बुझा सकता है. सो प्रॉपर्टीज अलग अलग है, ठीक है. सो इट इज बिकॉज ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑयल एंड वाटर दैट मेक्स देम डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है. सो बर्निंग क्या हो गया? बर्निंग फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज अगर जलाएंगे, जैसे एक मैच स्टिक लो, मैच स्टिक को अगर तुम जला दोगे तब क्या होगा? वो मैच स्टिक में जो क्या निकलेगा, धुआं निकलेगा, है कि नहीं, विच इज नथिंग बट कार्बन डाइऑक्साइड. उसके साथ साथ थोड़ा सा सल्फर डाइऑक्साइड भी निकल सकता है, जैसे जो बारूद होता है उसमें रहता है कि नहीं. उसके बाद तुम्हारा जो मैच स्टिक होगा वो क्या होगा? वो बर्न हो जाएगा, एशेस में कन्वर्ट हो जाएगा. दोस एशेस आर नॉट सेम एज द वुड. वुड का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अलग है, एश का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अलग है. समझ में आ रहा है? हाँ यही है. सो दैट मीन्स सिंस द मॉलिक्यूलर मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर जब चेंज हो जाएगा, जब मतलब केमिकल फॉर्मूला चेंज हो जाएगा सब्सटेंस का, तब बोल सकते हैं कि देयर इज अ केमिकल चेंज दैट हैज ऑकर्ड. ओके, सो ड्यूरिंग ए केमिकल चेंज द materials undergo a chemical change in the chemical composition. केमिकल कंपोजिशन मतलब क्या? जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर था वो अलग हो गया. पहले सोचो C2H2 या फिर C2H4 था, अभी हो गया तुम्हारा CH3 हो गया, तो दे आर डिफरेंट. या फिर COH3 हो गया, ऐसा कुछ अलग अलग टाइप का मटेरियल, ठीक है. So chemical change brings change in the chemical properties of matter and we get new substances. Those new substances are entirely new. Entirely new मतलब
सिर्फ उन लोग का शेप अलग नहीं है, कलर अलग नहीं है, उन लोग का मतलब वो इट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग, ठीक है, क्योंकि उन लोग वो लोग जिससे बना है दैट एंटायर थिंग इज डिफरेंट। समझ में आया? सो फॉर एग्जाम्पल एक ग्रेट एग्जाम्पल इज बर्निंग ऑफ ए कैंडल। देखा है ना कभी बर्निंग ऑफ कैंडल? अब आजकल तो कैंडल कोई सब बर्थडे में जलाते हैं, हम लोग के टाइम में तो फ्लोट शेडिंग होने के बाद जलाते थे। सो कैंडल जो जलते हैं, कैंडल जो जलता है वो कैंडल में क्या होता है एट द सेम टाइम, सो व्हेन ए कैंडल इज बर्न, जब हम लोग कैंडल को जलाते हैं तब क्या होता है, कैंडल एक साथ में तुम्हारा उसमें फिजिकल प्रोसेस भी होता है, एक केमिकल प्रोसेस भी होता है, ठीक है, केमिकल चेंज भी होता है, फिजिकल चेंज भी होता है। एंड व्हाट इज द फिजिकल एंड केमिकल चेंज? द फिजिकल चेंज ऑकर्स इन द मेल्टिंग ऑफ वैक्स। वैक्स देखा है ना, मोम जिससे बना हुआ रहता है। हाँ सो मोम जिससे बना हुआ रहता है वो क्या हो जाता है, दैट अल्टीमेटली melts and we get a new substance। समझ में आया? मतलब हम लोग जो न्यू सब्सटेंस नहीं मिलता है, सॉरी, न्यू सब्सटेंस कैसे मिलेगा, वो वैक्स जो है वो जब मेल्ट होता है वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, बट हम लोग फिर से अगर उसको मतलब ठंडा कर देंगे वो क्या फिर से सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। काबिक देखा बचा? काबिक इज द स्क्रीन विजिबल? Yes, sir. Now it's visible. Okay, so I was talking about that when we burn a candle, there are two changes happening at the same time. One, the melting of the wax of the candle। तो वैक्स जब पिघल जाता है वो क्या हो जाता है, नीचे में गिर के जब ठंडा होने के बाद फिर से सॉलिड हो जाता है कि नहीं? सो इन दैट प्रोसेस द इंटरनल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ वैक्स रिमेन्स द सेम, बट जो जहाँ पे फ्लेम जल रहा है, तो वो जो ऊपर का जो विक है, ठीक है, सो उस विक में क्या होता है, विक में एनी एंटायरली केमिकल चेंज इज हैपनिंग। व्हाई? वो जो आग जल रहा है इट्स अ बर्निंग प्रोसेस, वहाँ पे वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है कि नहीं, अलग अलग गैस में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो वैक्स इज एक्चुअली गेटिंग बर्न्ड एट द विक लेवल, जहाँ पे फ्लेम जल रहा है, ठीक है, समझ में आया? सो एट द लोकेशन ऑफ द फ्लेम केमिकल चेंज इज हैपनिंग, बट नीचे में जो मेल्टिंग हो रहा है दैट इज द फिजिकल चेंज, दैट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ प्लेन मेल्टिंग ऑफ वैक्स। समझ में आया? सबको समझ में आया? हाँ हाँ, sir. ऋषिकेश नवदीप समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. आज ये चैप्टर खत्म ही करा देता हूँ, ज्यादा नहीं है, तो ऑलमोस्ट हो ही गया। सो अभी हम लोग पढ़ेंगे सब्सटेंस क्या होता है, प्योर सब्सटेंस क्या होता है। प्योर सब्सटेंस तो अभी हम लोगों ने देखा कि प्योर सॉलिड पढ़ा था, प्योर सॉल्यूशन पढ़ा था। तो व्हाट आर प्योर सब्सटेंसेस इन जनरल? सब्सटेंस मतलब क्या होता है, जो सिंगल एक कंपोनेंट होता है। मतलब ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये पार्ट एक्चुअली नेक्स्ट चैप्टर का स्टार्टिंग है, ठीक है। सो देयर आर टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स। तो प्योर सब्सटेंस आइदर एलिमेंट्स हो सकता है या फिर कंपाउंड्स हो सकता है, ठीक है। सो प्योर सब्सटेंस कैन बी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। तो यहाँ से इसके पहले मैं ये लिखा देता हूँ, इसका क्लास थोड़ा सा लंबा होगा, ये चैप्टर मैं नेक्स्ट क्लास के लिए रखना नहीं चाह रहा हूँ। सो
समझ में आया? इज इट क्लियर? हाँ Yes, sir. नेक्स्ट वाला केमिकल चेंज. Changes in which entirely new substances are formed from existing matter. Are called chemical changes. समझ में आया? A chemical change produces बोल सकता हूँ, हाँ, produces new products which have different chemical composition, different chemical structure than its different chemical structures than its क्या बोल सकते हैं इसको? different chemical structures. Okay. समझ में? which have different chemical structures. समझ में? So for example, burning of anything is a chemical process. ठीक है? नेक्स्ट आ गया तुम्हारा टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस. ठीक है? टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस. फर्स्ट क्या आपको एकदम सिंपल भाषा में समझा देगा. फर्स्ट इज एलिमेंट. इसके बाद क्या है? कंपाउंड. ये सुना है तुम लोगों के एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स? सुना है ना पहले? हाँ sir. तो एलिमेंट्स क्या होता है? एलिमेंट्स आर नथिंग बट दे आर एकदम सिंपलेस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर होता है. फॉर एग्जांपल आयरन को ले लो. आयरन का जो एटम है, एक अगर आयरन का एटम ले लो, सो दैट एटम कैन बी कॉल्ड एज एन एलिमेंट. ठीक है? एलिमेंट का जो आयरन इज एन एलिमेंट और ऑक्सीजन इज एन एलिमेंट. उन लोग का इंडिविजुअल जो एटम होता है दैट इज कॉल्ड एन इंस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट. समझ में आ रहा है? सो इट इज द बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर. तो उन्हीं एलिमेंट से बना हो. तो हम लोग को जो पीरियड टेबल देखा ना किसी ने? हैव यू सीन एनीवन सीन पीरियड टेबल? हाँ हाँ sir. दिस इज द पीरियड टेबल. यहाँ पे जो पीरियड टेबल में जितना भी लेटर्स दिख रहा है ना, these are nothing but different. These are different. छोटा है हाँ. तो ये जो जितना सारा लेटर्स दिख रहा है ना, these are nothing but these are elements. ओके? तो हर एक ये जो है इस साइड में है ये मेटल्स है, इस साइड में जो है तुम्हारा नॉन मेटल्स है. सो दिस इज अ collection of organized collection of metals and non metals. ठीक है? so these are called elements. तो इन सब का जो एटम होता है वो क्या होता है? इन लोग का एक इंस्टेंस होता है. समझ में आया? सबको समझ में आया? नवोदय ऋषिकेश समझ में आया? Yes, sir. सो एलिमेंट्स को बोल सकते हैं कि ये these are the basic
units. You can say that the elements are basic units of matter. Okay, so basic unit मतलब क्या होता है? Atoms होता है ना. Atoms are nothing but, because एक आयरन एटम का प्रॉपर्टीज अलग होगा, एक ऑक्सीजन एटम का प्रॉपर्टीज अलग होगा, एक सोडियम एटम का प्रॉपर्टीज अलग होगा. तो दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड इंस्टेंसेस ऑफ एलिमेंट्स. ठीक है. सो एलिमेंट्स आर ऑफ थ्री टाइप्स बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ एटम दे रिप्रेजेंट. किसका एटम है वो फिर बेसिकली क्या होता है. देयर आर थ्री टाइप्स. फर्स्ट इज मेटल्स, सेकंड इज मेटलॉइड्स, एंड थर्ड इज नॉन मेटल्स. सुना है कभी? हाँ तो अभी बोलो ये तीनों में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है? पेरियोडिक टेबल में जब देखेंगे इन लोग का प्रॉपर्टीज बहुत तरीके से अलग. जैसे फॉर एग्जांपल मेटल्स तो हम लोग को पता है, मेटल्स में क्या होता है, शाइन होता है, गोल्डन येलो कलर का होता है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होता है, डक्टाइल होता है. डक्टाइल मतलब उसको तारों में कन्वर्ट किया जा सकता है. ठीक है, डक्टिलिटी बोलते हैं उसको. मेलेबिलिटी होता है, इनको हैमर किया जा सकता है. मेलेबल मतलब मेल्ट करने वाला नहीं, हैमर किया जा सकता है इनको. ठीक है. साउंड कर प्रोड्यूस करते हैं कि नहीं. जैसे तुम्हारा घर में कोई मेटल का कोई ऑब्जेक्ट है, उसको अगर टंग से मतलब ऐसे लगाओगे, मतलब कोई टच करोगे या फिर कोई स्पून से लगाओगे, ऐसे हिट करोगे तो क्या होगा? इट विल मेक साउंड, है कि नहीं. सो दीज आर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ? हाँ अदर्स क्लियर हुआ मेटल्स का प्रॉपर्टीज? Yes, sir. Yes, sir. सो मेटल्स का कुछ कुछ एग्जाम्पल क्या क्या है? गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, आयरन है, सोडियम है, पोटेशियम है. यार मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो मिलेगा तुमको पीरियड टेबल में, दोज आर नथिंग बट दोज एलिमेंट्स आर मेटल्स. ओके. बीच में एक पार्ट रहता है पीरियड टेबल में विच इज दिस वन. ये वाला, ये वाला भी diagram थोड़ा सा अलग. हाँ, ये वाला बोल सकते हैं. हाँ, ये वाला अच्छा डायग्राम. सो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला, ये पूरा पोर्शन. ठीक है. दीज आर मेटल्स. समझ में आया? ये पूरा पोर्शन दिख रहा है ना? तो ये जो पोर्शन है, हाँ, तो ये जो पोर्शन है, हाँ, ये जो पोर्शन है, ये वाला, तो द पोर्शन फ्रॉम हियर टू हियर, ये जो पोर्शन दिख रहा है ना, ये पूरा पोर्शन क्या है? दिस इज मेटल्स. दिस आर मेटल्स. समझ में आया? ये जो इतना तक पोर्शन है, ये जो कुछ कुछ एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, दीज आर मेटल्स. समझ में आया? हाँ सॉरी, ये भी नहीं है, ये मेटल्स नहीं, सॉरी सॉरी. ये वाला पोर्शन, यहाँ पे एक स्टेयरकेस टाइप का एक स्ट्रक्चर है, ये नीचे तक यहाँ तक. ये पोर्शन जो है ना, दिस इज नथिंग बट मेटल्स. और बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन है, दिस वन, ये नॉन मेटल्स में गिर रहा है. समझ में आया? क्लियर हुआ? हाँ सर. सो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में एक पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड मेटलॉइड्स. ठीक है. मेटलॉइड्स क्या होता है? मेटलॉइड्स मतलब दे आर नॉट प्योर मेटल्स एंड नॉट प्योर नॉन मेटल्स. ठीक है. तो नॉन मेटल्स क्या होता है? नॉन मेटल्स कुछ कुछ अलग टाइप का कलर्स दिखाते हैं, इतना अच्छा से हीट कंडक्ट नहीं करते. तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब क्या हो गया? इज आर नॉन मेटल. ठीक है. वो लस्ट्रस नहीं होते हैं, सोनोरस नहीं होते. सोनोरस में साउंड नहीं प्रोड्यूस करते. लस्ट्रस नहीं, तो शाइन नहीं होता उसमें. मेलेबल नहीं थे, मतलब उन लोगों को तुम शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते. ठीक है. तो नॉन मेटल्स का एग्जांपल्स क्या क्या है? हाइड्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, कार्बन हो सकता है. कार्बन मतलब जो कोल, कोक मतलब वो पीने वाला कोक नहीं, वो जो कोल होता है, कोल का और एक फॉर्म होता है, कोक बोलता है. ठीक है. ब्रोमीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है. क्लोरीन को पाउडर फॉर्म में मिलता है, गैस फॉर्म में मिलता है. दोज आर नॉन मेटल्स. ओके. सो
ये हो गया नॉन मेटल्स का एग्जांपल्स। सो मेटल्स का ऑपोजिट है, ठीक है। नॉन मेटल्स को तुम बोल सकते हो नॉन मेटल्स हो रहा है, मेटल्स का ऑपोजिट होगा, समझ में आया। बट कुछ कुछ एलिमेंट्स है, जैसे 6-7 एलिमेंट्स है, वो क्या होता है, दे हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज, मतलब वो मेटल्स में भी नहीं गिरता है पूरा पूरी, नॉन मेटल्स में भी नहीं पड़ता है, सो दे आर कॉल्ड मेटलॉइड्स। फॉर एग्जांपल बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ मेटलॉइड्स। सिलिकॉन इज अ ग्रेट एग्जांपल, बिकॉज अगर सिलिकॉन ना होता, आजकल हम लोग मैं ये क्लास भी नहीं करा पाता, तुम लोग मोबाइल भी चला नहीं पाते, बिकॉज जितना भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है उसमें सिलिकॉन यूज होता है, जितना भी प्रोसेसर्स होता है उसमें सिलिकॉन यूज होता है, समझ में आया। हाँ सर। ये पता था तुम लोगों को सिलिकॉन यूज होता है। हाँ सर। हाँ सर, पता था। हाँ सो ये सो नेक्स्ट आ गया कंपाउंड्स में। तो एलिमेंट्स समझ में आ गया। एलिमेंट्स मतलब एलिमेंट्स को कहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, पीरियड टेबल में, ठीक है। सो एलिमेंट्स ही अल्टीमेटली जब रिएक्शन होता है, एलिमेंट्स के बीच में इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होता है, तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स कोई देता है, कोई इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है, तो बेस्ड ऑन दैट दे कंबाइन टुगेदर, दे फॉर्म बॉन्ड्स। सो एलिमेंट्स आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ मैटर, ठीक है। बेसिक हम लोग बोल सकते हैं, एकदम बेसिक फॉर्म है। कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड थोड़ा अलग होता है। कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड्स आर ए सब्सटेंस व्हिच आर कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट। फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल जो वाटर इज एन एग्जांपल, वाटर इज अ कंपाउंड, समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है। तो कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड्स आर नथिंग बट दे आर मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। सो इसका एग्जांपल एक दो एग्जांपल क्या हो सकता है, इसका एग्जांपल हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, उसके बाद तुम्हारा जो सॉल्ट हो गया। इसमें क्या हो रहा है, क्लोरीन एक अलग एलिमेंट है, सोडियम एक अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन अलग एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन एक अलग अलग एलिमेंट है कि नहीं, समझ में आ रहा है। सो दीज आर कॉल्ड कंपाउंड्स। कंपाउंड्स में क्या होता है, तुम्हारा एक से ज्यादा एलिमेंट्स एक फिक्स प्रोपोर्शन में मिक्स किया जाता है। जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन क्या है वाटर में, इसमें कॉम्पोजिशन क्या है, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 यूनिट है, ठीक है। एक ऑक्सीजन के लिए 2 हाइड्रोजन एटम्स अवेलेबल, समझ में। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, एक कार्बन में 2 ऑक्सीजन एटम्स है, तो दिस इज 2:1, तो उसको अलग अलग रेशियो में उसका स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है, समझ में। कंपाउंड का नाइट्रोजन भी तो है। नहीं, नाइट्रोजन का जो गैस है N2 जो गैस है उसमें एक ही एलिमेंट रहता है, ठीक है, दैट इज नाइट्रोजन इटसेल्फ, ठीक है। तो बोल सकते हो उसको तुम कंपाउंड बोल सकते हो, एक्चुअली N2 इज नॉट अ कंपाउंड, मतलब मॉलिक्यूल हो सकता है बट अलग अलग तो नहीं है ना, इसलिए। बट अगर तुम एक एटम को अगर एलिमेंट पकड़ोगे तब यू कैन से दैट N2 इज आल्सो ए कंपाउंड, समझ में आया। हाँ सो यहाँ पे एक अच्छा सा डिफरेंस है मिक्सचर्स और कंपाउंड्स में। कंपाउंड्स थोड़ा अलग होता है, मिक्सचर अलग होता है। मिक्सचर में जस्ट मिक्स किया जाता है, कंपाउंड में केमिकली मिक्स होता है। मिक्सचर में केमिकली मिक्स नहीं होता है, मिक्सचर में फिजिकली मिक्स होता है, समझ में आ रहा है। हाँ यस सर। सो मिक्सचर हैज वेरिएबल कंपोजिशन, मिक्सचर में अलग अलग कंपोजिशन रह सकता है, बट कंपाउंड्स का फॉर्मूला ऑलवेज सेम रहता है, H2 ही रहेगा, H2 में 2:1 रेशियो में रहेगा। ऐसा नहीं कि और एक हाइड्रोजन के लिए 3 ऑक्सीजन एटम हो गया, ऐसा तो नहीं होगा ना कभी कोई, तो रेशियो सेम रहता है। मिक्सचर में ऐसा नहीं, मिक्सचर में क्या हो सकता है, प्रॉपर्टीज का कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस का प्रॉपर्टीज दिखाएगा, क्यों, इससे फिजिकल मिक्सचर है कि नहीं, वहाँ पे केमिकली मिक्स नहीं हो रहा है। बट कंपाउंड में एक्चुअली क्या हो रहा है, वो एटम्स क्या हो रहा है, केमिकली मिक्स हो रहा है, तो इसलिए क्या हो रहा है, इट विल हैव ए डिफरेंट प्रॉपर्टी, मतलब यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी दिखाएगा। मिक्सचर में ऑलवेज यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी नहीं दिखाएगा, समझ में आ रहा है। और हाँ नंबर 4 में देखो, नंबर 4 में बोला है कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सेपरेट किया जा सकता है बहुत इजीली, ठीक है। फिजिकल मेथड्स होता है, जैसे हम लोगों ने 8 टेक्निक्स देखा, उसके बेसिस पे हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। कंपाउंड में ऐसा नहीं है, कंपाउंड में केमिकल्स बॉन्ड फॉर्म करके वो लोग एटम एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर फॉर्म कर ले। नाउ इफ यू वांट टू सेपरेट द एटम्स फ्रॉम दैट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, यू कैन नॉट डू सो इट वेरी इजीली, ठीक है। उसके लिए वो बहुत डिफिकल्ट एक प्रोसेस होता है।
समझ में आया? तो उसके लिए केमिकल प्रोसेस यूज करना पड़ेगा या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस यूज करना पड़ेगा. यू हैव टू गो थ्रू द रिएक्शंस. समझ में आया? Clear हुआ? हाँ यस सर. तो यहाँ पे देखना कुछ एक अच्छा सा ग्राफ दिया हुआ है. मैटर में क्या होता है? मैटर मेनली मेड अप ऑफ प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर्स. प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट्स और कंपाउंड्स होता है, क्योंकि उन लोगों का स्ट्रक्चर और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, कंपाउंड सेम रहता है. ठीक है, क्योंकि एलिमेंट भी सेम रहता है, कंपाउंड भी सेम रहता है. मिक्सचर ऑन द अदर हैंड कंपोजिशन फिक्स नहीं होता है, इसलिए दे आर ऑफ टू टाइप्स, होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस. समझ में आ रहा है? तो डिफरेंस समझ में आया ये चारों का? हाँ हाँ सर. थोड़ा सा पढ़ना, ये समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है. ये तुम्हारा जो गैस का पार्ट दिया है ग्रुप 1 ग्रुप 2, ये एक्टिविटी के बेस, इसी एक्टिविटी को इन लोगों ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है. ठीक है, किसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होता है, किसका वो नहीं होता है, हाइड्रोजन कैसे मतलब सेपरेट किया जा सकता है. तो यहाँ पे ये इस चीज के बारे में लिखा है, तो थोड़ा सा पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा. बहुत इजी चीज है. ठीक है, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट. ओके, एक्टिविटी 2.1 क्लियर हुआ? ये 3 ग्रुप को स्टडी करना, हाँ ग्रुप 1 ग्रुप 2 और ग्रुप 1 एंड 2 में क्या सिमिलरिटीज है वो पढ़ना. ओके, सो थैंक यू. ये चैप्टर पढ़ना अच्छा से, एनसीईआरटी अच्छा से पढ़ना, समझ में आ जाएगा. क्लियर? नोट्स में भेज दूंगा, नोट्स अच्छा से लिख लेना कॉपी में. ओके सर. ये टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में. टेक्निक्स पता है ना? 8 तो टेक्निक्स हम लोग डिस्कस किया है. कौन सा केस में कौन सा टेक्निक यूज करना पड़ता है, कैसा टाइप का कंपोनेंट के लिए कौन सा टेक्निक यूज करना पड़ता है, वो देख लेना. ठीक है, एग्जाम में दे सकता है ऐसा रखा, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन. ओके सर. ऋषिकेश समझ में आया? यस सर. काबिक? हाँ सर. सरस्वती? हाँ ठीक है, सो थैंक यू. आजकल आज बहुत टाइम तक क्लास किया. थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड चैप्टर को पढ़ना. समझ में कोई कहीं पे अगर समझ में नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट क्लास में पूछना मुझे. ओके, क्लियर एवरीवन? ओके सर. ओके, बाय बाय, गुड नाइट. ओके बाय सर. Bye, sir. गुड नाइट. बाय गुड नाइट.